नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन रिवाइज करेंगे टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का लगभग 10 मार्क्स का वेटेज रहता है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है या तो ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आता है या ट्रस्ट पे एक एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट लगता है, उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन, कि जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनका टैक्सेशन किस तरह से होता है, उनकी इनकम कैसे निकाली जाती है, कौन कौन सी इनकम उनकी एग्जिट होती है, उसके बारे में अपन देखेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट होते क्या हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट होते क्या हैं, उसके लिए इनकम टैक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं। अगर किसी ट्रस्ट का उनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव है, तो वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव बता रखा है, अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव रिलीफ ऑफ पुअर है, गरीबों की मदद करने का है, गरीबों को रोटी कपड़ा मकान बांटने का है, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। दूसरा, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का है, एजुकेशन मतलब स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव योग की शिक्षा देने का है, योग को प्रमोट करने का, क्या बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। अगला बता रखा है किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव मेडिकल रिलीफ देने का है, मेडिकल रिलीफ मतलब हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम वगैरह है, क्या बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। अगला, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट की रक्षा करने का है, इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। अगला बता रखा है किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिक और आर्टिस्टिक जो प्लेस होते हैं या जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी रक्षा करने का है, वो भी क्या बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। ये तो 6 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 7 में क्या हुआ, इन्होंने बोला जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ भी सर्विस सप्लाई करने का है। जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ भी सर्विस सप्लाई करने का या कुछ भी सप्लाई करने का, कुछ भी गुड्स वगैरह सप्लाई करने का है, वो भी क्या बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी लास्ट पॉइंट में, सब चीज़ें। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देते हो आप, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट मान लिया जाएगा। रेस्टोरेंट खोलते हो, वो भी क्या बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। मान लो आप पानी की बोतल बेचते हो, क्या बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। मान लो आप मास्क बेचते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। सैनिटाइजर बेचते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। लेकिन अब लोग क्या करते थे, इस पॉइंट का फायदा उठाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगा दी कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला जो पॉइंट है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला जो पॉइंट है, ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा अगर बिजनेस रिसीट या ट्रेड रिसीट टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा हो जाती है। अगर बिजनेस वाली रिसीट जो है वो टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा हो जाती है, तो ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। और ये लिमिट किसके लिए लगाई, ओनली इस जनरल पब्लिक वाले पॉइंट के लिए, इस जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले पॉइंट के लिए, खाली जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले पॉइंट के लिए ये लिमिट लगा दी कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला जो पॉइंट है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला जो पॉइंट है, ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा अगर बिजनेस रिसीट टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा हो जाती है, तो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, उस ट्रस्ट की एग्जेम्पशन कैंसिल नहीं होगी, हाँ बस उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। तो ये एक इसमें लिमिट लगा दी गई। अब इस लिमिट लगाने से क्या हुआ, देखो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलोगे या मान लो आप रेस्टोरेंट खोलोगे या आप मान लो सैनिटाइजर बेचोगे, तो आपकी मेन रिसीट क्या होंगी, बिजनेस की रिसीट होंगी। तो ये तो गारंटी है कि बिजनेस की रिसीट 20% से ज़्यादा होंगी, तो अपने आप ही आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, अपने आप ही आप चैरिटेबल ट्रस्ट वाली डेफिनेशन से अपने आप ही क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो एक लिमिट लगा दी। अगला दे रखा है सेक्शन 1023C। ये क्या बताता है, ये सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन की इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। अब कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, स्कूल की, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की। और मेडिकल इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की यहाँ बात हो रही है, जो किसके लिए बने हैं, एजुकेशन देने के लिए और मेडिकल रिलीफ देने के लिए बने, ना कि प्रॉफिट के लिए। किसके लिए बने हैं, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ देने के लिए बने, ना कि प्रॉफिट के लिए। उनकी यहाँ बात हो रही है सेक्शन 1023C में, उनको एक एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन क्या मिलती है, पहला पॉइंट है, अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट टोटल रिसीट का 50% से ज्यादा है, गवर्नमेंट ग्रांट टोटल रिसीट का 50% से ज्यादा है, उसकी जितनी भी इनकम होगी सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। रिसीट चाहे कितनी भी हो, रिसीट चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, जितनी भी इनकम होगी सारी की सारी इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दूसरा, कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। देखो प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज वाले होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो वैसे तो धंधा करते हैं, आपको भी पता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, धंधा ही करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन दिखाते क्या है कि हमारा पर्पस क्या है, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ देना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। दिखाते तो ये है, वो एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ देना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। और इस सेक्शन का फायदा उठाते हैं ये प्राइवेट वाले जो होते हैं ना। तो प्राइवेट वालों को भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर उन प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल की जो एग्रीगेट ग्रोस रिसीट है अप टू ₹5 करोड़ है, एग्रीगेट ग्रोस रिसीट है जो अप टू ₹5 करोड़ है, तो उनकी भी इनकम क्या हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या देखेंगे, ग्रोस रिसीट देखेंगे और कौन से देखेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट देखेंगे। अब इस पॉइंट पे अमेंडमेंट आया इस बार। पहले यहाँ लिमिट थी 1 करोड़ की, ये लिमिट हो गई 5 करोड़ की। एक तो पहले जो लिमिट थी सभी एसएससी के लिए या सभी मतलब स्कूल के लिए 1 करोड़ अलग थी, कॉलेज के लिए अलग थी 1 करोड़, यूनिवर्सिटी के लिए अलग थी और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 करोड़ अलग थी, सभी के लिए अलग अलग लिमिट थी। अब क्या हुआ, जैसे मान लो एक ट्रस्ट की एक स्कूल है और एक मान लो हॉस्पिटल है, तो स्कूल से रिसीट हो रही है
3 करोड़ की और हॉस्पिटल से हो रही है मान लो 4 करोड़ की। अब क्या होगा, अपन जो एग्रीगेट करेंगे ना, स्कूल हॉस्पिटल सबका मिला के करेंगे, सबका मिला के करेंगे। तो इस ट्रस्ट की, इस पर्सन की, ट्रस्ट एक पर्सन है, पर्सन की एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है, तो इनका दोनों का एग्रीगेट मिला के चेक करेंगे। तो एग्रीगेट मिला के कितना हुआ, 7 करोड़। देखो 7 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा चला गया, अब ये एग्जाम नहीं होगा, अब ये एग्जाम नहीं होगा, अब ये फुल्ली एग्जाम नहीं होगा, अब ये फुल्ली एग्जाम नहीं होगा। तो एग्रीगेट अब कैसे करेंगे अपन, एक पर्सन की, एक पर्सन मान लो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की जितनी भी स्कूल है, जितनी भी कॉलेज है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सभी का मिला के एग्रीगेट चेक करेंगे, सभी का मिला के एग्रीगेट चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हर स्कूल का अलग चेक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, या हॉस्पिटल का अलग चेक करेंगे, सभी का एग्रीगेट मिला के चेक करेंगे। अगर एग्रीगेट 5 करोड़ तक है तो फुल्ली एग्जाम, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 बोलते हैं। तो जो अदर एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जिनकी एग्रीगेट ग्रोस रिसीट क्या है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन तो मिल जाएगी, लेकिन एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ भी अमेंडमेंट आया, एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा, जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी एग्जामिनेशन लेना चाहता है, जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी एग्जामिनेशन लेना चाहता है, उस प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग से, उस प्रीवियस ईयर की कमेंसमेंट से कम 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले एसएससी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो तब जाके क्या मिल जाएगी, एग्जामिनेशन मिल जाएगी। और एग्जामिनेशन कैसे मिलेगी, यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ फुल्ली एग्जाम वाली नहीं मिलेगी, यहाँ जो एग्जामिनेशन मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 11(1) और 11(2) वाली। यहाँ एग्जामिनेशन कैसे मिलेगी, सेक्शन 11(1) और 11(2) वाली। आप बोलोगे 11(1) 11(2) वाली एग्जामिनेशन कौन सी होती है, ये अपन देखेंगे भाई 11(1) 11(2) की एग्जामिनेशन कौन सी होती है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट को जो मिलती हैं वो अपन डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ अमेंडमेंट आया सेक्शन 1023C में, इस अमेंडमेंट को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसका पॉइंट आता है, क्वेश्चन में देता है कि एक ट्रस्ट की एक स्कूल है, एक ट्रस्ट की एक हॉस्पिटल है, फिर आपको चेक करना होता है। अगर एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ तक है, एग्रीगेट रिसीट स्कूल की, कॉलेज की, सभी की मिला के 5 करोड़ तक है, तो फुल्ली एग्जाम्ड कर दो। 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 1 रुपया भी ज़्यादा हो गई, तो फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन तो मिलेगी, लेकिन कौन सी मिलेगी, सेक्शन 11(1) 11(2) वाली, सेक्शन 11(1) 11(2) वाली एग्जामिनेशन मिलेगी। अभी पता चल जाएगा 11(1) 11(2) क्या होता है। अब आते हैं सेक्शन 11, इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। तो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम होती है, आप बोलोगे रिलीजियस ट्रस्ट क्या होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट तो अपन ने देख लिए। देखो रिलीजियस ट्रस्ट क्या होते हैं, इसको कोई डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब क्या होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस का, तो उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो ट्रस्ट है वो क्या है, रिलीजियस ट्रस्ट है। ऐसे ही मान लो सिद्धिविनायक मंदिर है, उनका जो ट्रस्ट है वो क्या है, रिलीजियस ट्रस्ट। तो रिलीजियस ट्रस्ट एक तरीके से क्या हो गए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब आ गए रिलीजियस ट्रस्ट। तो ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ऐसा भी हो सकता है। मान लो एक ट्रस्ट है, उसकी एक स्कूल भी है और एक मंदिर भी है, वो क्या बन गया, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। जैसे मान लो अक्षय पात्र वाले हैं, अक्षय पात्र वालों का मंदिर भी है और अक्षय पात्र वालों को एक ऑब्जेक्टिव है गरीबों में मदद करने का, मतलब रिलीफ ऑफ पुअर का ऑब्जेक्टिव भी है, तो क्या बन गए, चैरिटेबल एंड रिलीजियस बन गए, चैरिटेबल एंड रिलीजियस। तो इस तरह से ट्रस्ट बन सकते हैं। अब ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम होती है सेक्शन 11 में, एक बार देखते हैं अपन। देखो ट्रस्ट की एक तो सबसे मेन इनकम होती है डोनेशन की, ट्रस्ट को मिलता है डोनेशन, डोनेशन को अपन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, डोनेशन बोल दो या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बोल दो, एक ही बात है। डोनेशन 3 तरह के होते हैं डोनेशन, एक होता है नॉर्मल डोनेशन, एक कॉर्पस और एक एनोनिमस। एक होता है नॉर्मल डोनेशन, एक कॉर्पस डोनेशन और एक एनोनिमस डोनेशन। क्वेश्चन में खाली डोनेशन लिख रखा है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लिख रखा है, अपन क्या मानते हैं उसको, नॉर्मल मानते हैं, कुछ नहीं बता रखा तो अपन उसको नॉर्मल मान लेते हैं। अब दूसरा होता है कॉर्पस डोनेशन। ये क्या होता है कॉर्पस डोनेशन, ये ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनता है, ट्रस्ट का एक गुल्लक होता है, उस गुल्लक का पार्ट बनता है जो डोनेशन, वो होता है कॉर्पस डोनेशन। क्वेश्चन में लिख देगा स्पेशली कॉर्पस डोनेशन या डोनेशन फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, ऐसे लिख देगा, तो क्या मानना आपको, वो कॉर्पस डोनेशन है। और कॉर्पस डोनेशन को क्या करना पड़ता है अपन को, सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, ट्रस्ट को सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, ट्रस्ट को उसकी एफडी वगैरह करवानी पड़ती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। ये ट्रस्ट के गुल्लक का पार्ट बनता है और इसको कब यूज किया जाता है, जब ट्रस्ट की हालत बिल्कुल दयनीय हो जाती है, ट्रस्ट के पास कुछ नहीं बचता, तब लास्ट में इस गुल्लक को फोड़ा जाता है, लास्ट में इसको गुल्लक को फोड़ा जाता है। ये होता है कॉर्पस फंड, जो कॉर्पस का पार्ट बन जाता है। ये है कॉर्पस डोनेशन। तीसरा है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन क्या होता है, गुप्त दान। गुप्त दान होता है जिसमें जो डोनेशन दे रहा है वो अपना नाम वगैरह, पता वगैरह नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, जो डोनेशन देता है वो क्या अपना नाम वगैरह कुछ नहीं बताता, वो होता है एनोनिमस डोनेशन। मंदिरों में मेनली क्या मिलता है, एनोनिमस डोनेशन मिलता है। जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको क्या मिलता है, एनोनिमस डोनेशन। जब दान पेटी में आप पैसा डालते हो तो उसमें आप अपना नाम वगैरह थोड़ी लिखते हो कि नाम लिखते हो, लिफाफा डालते हो, ऐसा कुछ करते हो। तो मंदिरों में मेनली क्या मिलता है, एनोनिमस डोनेशन मिलता है। एनोनिमस डोनेशन स्पेशली एक सेक्शन आएगा 115 बीबीसी, 115 बीबीसी में टैक्सेबल होता है। तो इस तरह से 3 डोनेशन होते हैं। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिलते हैं ट्रस्ट को, 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट और एक कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, खाली गवर्नमेंट ग्रांट लिख रखा है, क्या मानेंगे अपन, नॉर्मल मानेंगे। क्या मानेंगे, नॉर्मल।
इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उनसे ट्रस्ट को इनकम होती है। ट्रस्ट की मान लो कि स्कूल है, स्कूल से इनकम हो गई, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उससे इनकम हो गई, ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है, उससे इनकम हो गई, ट्रस्ट का इंस्टीट्यूशन है, योगा का इंस्टीट्यूशन है ट्रस्ट का, तो या योगा के इंस्टीट्यूशन से इनकम हो गई। तो ये क्या होती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ट्रस्ट को कैपिटल गेन भी होता है। कैपिटल गेन मतलब ट्रस्ट ने अपनी लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह सेल करी, उससे कैपिटल गेन भी हो सकता है। वो क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ट्रस्ट को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो सकती है, ट्रस्ट को अदर सोर्स की इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की इनकम भी हो सकती है। क्या मानी जाएंगी? सब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। इसके अलावा ट्रस्ट को बिजनेस की इनकम भी होती है, और बिजनेस भी कैसा? विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। कोई ऐसा बिजनेस करता है ट्रस्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए है, उसकी बिजनेस की इनकम भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का मान लो एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल ने अंदर एक मेडिकल शॉप खोल रखी है, तो मेडिकल शॉप का बिजनेस हो गया। मेडिकल शॉप कोई ट्रस्ट नहीं है, मेडिकल शॉप का तो बिजनेस हो गया। तो मेडिकल शॉप का बिजनेस हॉस्पिटल ने क्यों खोल रखा है? क्योंकि हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव है मेडिकल रिलीफ देने का, और वो मेडिकल शॉप खोल के मेडिकल रिलीफ देता है। तो मेडिकल शॉप का बिजनेस क्या होगा? बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही मान लो अक्षय पात्र वाले हैं, तो अक्षय पात्र वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव धर्म की शिक्षा देने का। अब अक्षय पात्र वाले बुक भी सेल करते हैं, रामायण की बुक, भागवत गीता की बुक भी सेल करते हैं। तो बुक क्यों सेल करते हैं? ताकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है धर्म की शिक्षा देने का, उसको पूरा किया जा सके। तो बुक सेल करने से जो इनकम होगी, बिजनेस की इनकम, वो भी क्या मानी जाएगी? ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। इसके बाद ये रखा है ट्रस्ट को 10(1) वाली इनकम भी होती है। 10(1) वाली कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है। एग्रीकल्चर इनकम भी ट्रस्ट को हो सकती है। और इसके अलावा 10(23)(c). 10(23)(c) मतलब वो अपने ऑलरेडी देख लिया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये भी ट्रस्ट के अगर हैं तो इससे भी इनकम ट्रस्ट को हो सकती है। तो ये सब ट्रस्ट की इनकम होती है। अब ट्रस्ट की इनकम टैक्सेबल कैसे होती है वो देखो, आप वो ध्यान से देखो। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे देखो, सबसे पहले कॉर्पस डोनेशन। यहाँ एक अमेंडमेंट आया, कॉर्पस डोनेशन में एक अमेंडमेंट आया। देखो पहले क्या होता था, कॉर्पस डोनेशन जो भी मिलता था आपको पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट क्या आया? कॉर्पस डोनेशन अगर आपको मिलता है एग्जेम्प्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट भी कहाँ करना पड़ेगा? 11(5) एक सेक्शन है 11(5). 11(5) में जो मोड बता रखे हैं उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 11(5) मोड क्या होते हैं? ये होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने एफडी करवा दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जमा करवा दिया, यूटीआई की यूनिट्स ले ली, तो सेफ इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट में आपको कॉर्पस फंड को या कॉर्पस डोनेशन को जमा करना पड़ेगा। तो कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट तो हो जाएगा, लेकिन कब एग्जेम्प्ट होगा? अगर आप 11(5) मोड्स में सेफ इन्वेस्टमेंट में उसको जमा करवा दोगे तो ही एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप उसको 11(5) मोड्स में जमा नहीं करवाते तो कॉर्पस डोनेशन को नॉर्मल डोनेशन जैसा अदर इनकम मान लिया जाएगा। नॉर्मल डोनेशन जैसे अदर इनकम मान लिया जाएगा। तो कॉर्पस डोनेशन फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप उसको जमा करवा देते हो सेफ मोड्स में। दूसरा, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट, आपको क्या मिले? कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट मिले, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तीसरा, ट्रस्ट को इनकम होती है 10(1) वाली, एग्रीकल्चर इनकम 10(1) फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा पॉइंट 1 और 2 ऑफ 10(23)(c), ऊपर आओ 10(23)(c) में अपने देखे थे पॉइंट 1 और 2। ट्रस्ट की मान लो कोई स्कूल कॉलेज वगैरह है जो गवर्नमेंट द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस है, 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट की ग्रांट है उसमें, तो उसकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या मान लो ट्रस्ट की कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल है जिसकी एग्रीगेट रिसीट, एग्रीगेट सभी रिसीट मिला के कितनी है? अप टू ₹5 करोड़ है, तो उसकी इनकम भी क्या हो जाएगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अपन जब टोटल इनकम निकालेंगे तो क्या लेंगे? उसको नील लेंगे। क्या लेंगे? नील लेंगे। तो किस किस को? कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट और 10(1) वाली इनकम। 10(1) वाली कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। और पॉइंट 1 और 2 ऑफ 10(23)(c) वाली इनकम अपन क्या लेंगे? जब भी ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालेंगे उसमें क्या ले लेंगे? नील ले लेंगे, क्योंकि ये क्या होती है? फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद बता रखा है इसमें अगला एनोनिमस डोनेशन, सेक्शन 115 BBC। एनोनिमस डोनेशन ट्रस्ट को जो मिलेगा, गुप्त दान या जो गुप्त दान मिलता है उसको ट्रस्ट को क्या करना है? बिल्कुल सेपरेटली लेना है। वो 115 BBC में टैक्सेबल होगा, उसको सेपरेट मानना है। एनोनिमस डोनेशन को अपन को सेपरेट मानना है, जो 115 BBC में टैक्सेबल होगा उसको अपन को सेपरेट मानना है। इसके अलावा ट्रस्ट को इनके अलावा एनी अदर इनकम होती है। एनी अदर इनकम कौन सी? काफ़ी सारी इनकम होती है। कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्स की इनकम हो गई। मान लो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है जिनकी ग्रोस रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो भी क्या मानी जाएगी? अदर इनकम मानी जाएगी। उसको भी अदर इनकम मान लेंगे। तो काफ़ी सारी इनकम हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस वाली इनकम, जो मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वो बिजनेस की इनकम, वो सब क्या हो जाएंगी? अदर इनकम। तो उन सभी इनकम में से, उन सभी अदर इनकम में से 15% का तो क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 15% तो क्या होगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट। 15% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और रिमेनिंग 85%, जो रिमेनिंग 85% बच गई, उसमें से जितना अमाउंट ट्रस्ट क्या कर देगा? चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए इंडिया में अप्लाइड कर देगा। अप्लाइड मतलब खर्च कर देगा। तो जितना अमाउंट ट्रस्ट चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए इंडिया में खर्च कर देगा, इंडिया के बाहर नहीं बोल रहा मैं कि इंडिया के बाहर खर्च करेगा तो नहीं माना जाएगा। इंडिया में जितना खर्च कर देगा उतना क्या मान लिया जाएगा?
अप्लाइड मान लिया जाएगा, उतने अमाउंट किसको डिडक्शन मिल जाएगी, उतना अमाउंट उसका एग्जाम हो जाएगा। तो 15% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे अपन, और रिमेनिंग 85% में से जितना अमाउंट इंडिया में अप्लाई कर देगा ट्रस्ट, अप्लाई मतलब खर्च कर देगा, तो उसका उतना अमाउंट एग्जाम हो जाएगा। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 11(1), 11(2), ये होती है सेक्शन 11(1), 11(2) की एग्जामेशन। 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिमेनिंग 85% में जितना भी आपने अमाउंट अप्लाई कर दिया, ये होती है सेक्शन 11(1) और 11(2) की एग्जामेशन। अब जो ट्रस्ट इंडिया में अप्लाई करेगा चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाइड मानी जाएंगी वो अपन देख लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें अप्लाइड मानी जाएंगी। अब ये अप्लाइड देखो कैसे निकालते हैं, मैं बताऊँ आपको। तो जैसे मान लो आपको मिला था कॉर्पस डोनेशन, ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिला था और ट्रस्ट ने उसको सेफ मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो अपन कितना ले लेंगे, इसको नहीं ले लेंगे। बाकी ट्रस्ट की थी अदर इनकम, तो अदर इनकम ले ली थी, मान लो अदर इनकम थी 40 लाख की, ये 40 लाख अपन ने ले ली। इन सब का टोटल किया अपन ने, 40 लाख अदर इनकम आई, इसमें से कर देंगे अपन लेस 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, ये हो गया अपना 6 लाख, ये लेस किया 6 लाख, बचा 34 लाख। 34 लाख बचा, रिमेनिंग 85% कितना बचा, 34 लाख। अब 34 लाख में जितना भी आप अमाउंट इंडिया में अप्लाई कर दोगे, इंडिया में खर्च कर दोगे, वो लेस कर लेंगे। मान लो 20 लाख खर्च किया आपने, 20 लाख, तो 20 लाख का अपन को डिडक्शन मिल जाएगा और बाकी अमाउंट ट्रस्ट की इनकम आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग अपन करेंगे, इस अकॉर्डिंग करेंगे। ये सब मैं आपको टेबल में दिखाऊंगा डिटेल में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी टेबल बना रखी है इसकी, और टेबल देखेंगे तो इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं अपन कौन कौन सी अमाउंट को इंडिया में अप्लाई माना जाएगा। सबसे पहले ट्रस्ट के जो भी रेवेन्यू खर्चे होंगे उसको अप्लाइड मान लिया जाएगा। ट्रस्ट के जो भी रेवेन्यू खर्चे होंगे उसका ट्रस्ट को डिडक्शन मिल जाएगा, उसको अप्लाइड मान लिया जाएगा। अप्लाइड मानना मतलब डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, ट्रस्ट के जो कैपिटल खर्चे होंगे, ट्रस्ट के जो भी कैपिटल खर्चे होंगे उसको भी अप्लाइड मान लिया जाएगा, पूरा का पूरा अप्लाइड मान लिया जाएगा। मान लो ट्रस्ट एक लैंड परचेज करता है, अप्लाइड मान सकता है। ट्रस्ट ने मान लो कोई बिल्डिंग परचेज करी, अप्लाइड मान सकता है। ट्रस्ट ने कंप्यूटर परचेज किया, अप्लाइड मान सकता है। ट्रस्ट ने मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, अप्लाइड मान सकता है। तो ट्रस्ट के रेवेन्यू खर्चे भी अप्लाइड मान लिए जाएंगे और ट्रस्ट के कैपिटल खर्चे भी क्या हो जाएंगे, अप्लाइड मान लिए जाएंगे। 100% अप्लाइड मान लिए जाएंगे। एक तरीके से कैपिटल खर्चों की भी 100% डिडक्शन ट्रस्ट को मिल जाएगी। इसके बाद बता रखा है, अगर वो ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है, जो कोई दूसरा ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है, या तो 12AB में रजिस्टर्ड है या 1023C में रजिस्टर्ड है, या 12AB में रजिस्टर्ड है या 1023C में कोई रजिस्टर्ड है, कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल वाला या हॉस्पिटल वाला, उनको डोनेशन देता है, उनको नॉर्मल डोनेशन देता है। कैसा डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन देता है, तो उसे भी क्या माना जाएगा। अगर एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है तो उसे भी अप्लाइड मान लिया जाएगा, उसकी भी डिडक्शन ट्रस्ट को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें एक अमेंडमेंट आया इस बार। क्या अमेंडमेंट आया, ये देखो, ये अमेंडमेंट पॉइंट है। ये क्या है, ये देखते हैं। अगर उस ट्रस्ट ने चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चे करने के लिए कोई लोन लिया था, रेवेन्यू खर्चों के लिए कोई लोन लिया था, या कैपिटल खर्चों के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए कोई लोन लिया था, अब उस लोन का रिपेमेंट करता है ट्रस्ट, उस लोन का रिपेमेंट करता है ट्रस्ट, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, अप्लाइड मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक नोट हो रहा है, इसमें क्या है, अगर मान लो ट्रस्ट ने कोई लोन लिया, लोन लेके कोई खर्चा किया, लोन लेके ट्रस्ट ने कोई खर्चा किया, लोन लेके मान लो कोई रेवेन्यू खर्चा किया, या लोन लेके मान लो ट्रस्ट ने लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, कंप्यूटर परचेज किए, तो उसे अप्लाइड नहीं माना जाएगा। लोन लेके परचेज करता तो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। जब उस लोन का रिपेमेंट करेगा, तो अप्लाइड माना जाएगा। तो लोन लेके क्या करता है, ट्रस्ट कोई खर्चा करता है, लोन लेके कोई खर्चा करता है तो उसे अप्लाइड नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था, लोन लेके खर्चा करता था ट्रस्ट, तब अप्लाइड मान सकता था, तब तुरंत अप्लाइड मान सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने कि लोन लेके अगर ट्रस्ट खर्चा करेगा, लोन लेके ट्रस्ट खर्चा करेगा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, उसको अप्लाइड नहीं मानेंगे। जब जिस ईयर में लोन का रिपेमेंट होगा, जितना रिपेमेंट होगा उतना अप्लाइड मानेंगे। जितना लोन का रिपेमेंट होगा, रिपेमेंट ऑफ लोन को क्या मानेंगे, अप्लाइड मानेंगे। ये इसमें एक अमेंडमेंट आया। अब इसके आगे अपन देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नोट में पहला नोट है कि अगर मान लो आपने असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया, बिल्डिंग की कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया, कंप्यूटर की पूरी कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया, आपने कंप्यूटर परचेज किया था या बिल्डिंग परचेज की थी, उसको अप्लाइड मान लिया, लोन लेके नहीं करी थी, वैसे ही परचेज की थी, तो पूरा अप्लाइड मान लिया, चलो अप्लाइड मान लिया। अब उस असेट पे आपको डेप्रिसिएशन किसी भी ईयर में नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन किसी भी ईयर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जब पूरी असेट की कॉस्ट को ही अप्लाइड मान लिया तो डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत क्या है। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो या असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लो। तो बेटर क्या रहता है, असेट की कॉस्ट को एक झटके में अप्लाइड मान लो। तो अगर आपने असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया तो उस असेट पे डेप्रिसिएशन किसी भी ईयर में, प्रीवियस ईयर में किसी भी ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मतलब डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, ये भी इस बार अमेंडमेंट आया। देखो अमेंडमेंट का एक पॉइंट तो ये है, एक ये वाला। ये पॉइंट क्या है, ट्रस्ट को मान लो कोई कॉर्पस डोनेशन मिला, कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट को सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर एग्जामिनेशन चाहिए तो। अब आप उस कॉर्पस डोनेशन से कोई खर्चा करते हो, उस कॉर्पस डोनेशन से कोई खर्चा करते हो तो उसे अप्लाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन तो इनकम वैसे ही एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट इनकम से कोई खर्चा करते हो तो अप्लाइड नहीं माना जाएगा।
तो कॉर्पस डोनेशन से अगर आप कोई खर्चा करते हो, कॉर्पस डोनेशन से आप मान लो लैंड परचेज करते हो, या मान लो कॉर्पस डोनेशन से आप सैलरी का पेमेंट करते हो, तो उससे अप्लाइड नहीं माना जाएगा, उससे अप्लाइड नहीं माना जाएगा। ये भी इस बार अमेंडमेंट आया। इसके बाद बता रखा है अगर ट्रस्ट क्या करता है, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है, कोई दूसरा ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है या तो 12AB में या 1023C में, उसको कॉर्पस डोनेशन देता है। क्या देता है? कॉर्पस डोनेशन देता है, तो उसे अप्लाइड नहीं माना जाएगा। हाँ, नॉर्मल डोनेशन देता है तो अप्लाइड मान लिया जाएगा, कॉर्पस देता है तो उसे अप्लाइड नहीं माना जाएगा। कॉर्पस डोनेशन देता है तो उसे अप्लाइड नहीं माना जाएगा। आगे बता रखा है अगर कोई ट्रस्ट लैंड या बिल्डिंग परचेज करता है, तो देखो लैंड और बिल्डिंग को अपन अप्लाइड मान लेते हैं, लेकिन इसमें बता रखा है कि अगर लैंड या बिल्डिंग परचेज करता है तो परचेज प्राइस को अप्लाइड माना जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देना, चाहे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करना है, खाली परचेज प्राइस को अप्लाइड मानना है। अब आप बोलोगे परचेज प्राइस को अप्लाइड क्यों मानते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर क्यों करते हैं? एक सेक्शन पढ़ा था अपन ने, सेक्शन 56(2)(10), वो सेक्शन ट्रस्ट के केस में अप्लाई नहीं होता। अप्लाई कैसे नहीं होता? मैंने बताया था अगर ट्रस्ट को मान लो कोई भी लैंड और बिल्डिंग मिलती है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के या बिना कंसिडरेशन के, और डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, तो ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल ही नहीं होता वो डिफरेंस। ट्रस्ट के एंड से जब टैक्सेबल ही नहीं होता तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करो। जो परचेज प्राइस है, चाहे परचेज प्राइस कम है, कम को ही अप्लाइड मानना है, चाहे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा हो कम हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, परचेज प्राइस को अपन को क्या करना है, अप्लाइड मानना है, क्योंकि ट्रस्ट के केस में वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाला जो कंसेप्ट है 56(2)(10) वाला सेक्शन वो अप्लाई नहीं होता। तो लैंड और बिल्डिंग परचेज करता है तो ट्रस्ट के केस में परचेज प्राइस को क्या करना है, अपन को अप्लाइड मानना है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करना है। अब इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट और है, अगर ट्रस्ट कोई रेवेन्यू खर्चा करता है, ट्रस्ट मान लो कोई सैलरी का पेमेंट कर रहा है, कमीशन वगैरह का पेमेंट कर रहा है, तो रेवेन्यू खर्चा करता है तो अप्लाइड मान लेंगे। लेकिन उसके केस में 3 सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, पीजीबी के 3 सेक्शन उसके केस में अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से? एक 40AIA, एक 40A3 और एक 40A3। एक 40AIA, 40A3 और 40A3। 40AIA क्या था? मान लो आप किसी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो जिसपे TDS कटना चाहिए था, लेकिन आपने TDS काटा ही नहीं, या काट तो लिया, ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया गवर्नमेंट को, तो क्या हो जाता है, 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। 40A3 और 40A3 क्या था? आपने किसी पर्सन को पेमेंट किया कैश, बियर्ड चेक, क्रॉस चेक से 10,000 से ज़्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट कर दिया, तो वो खर्चा आपका पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाता है, जितना आपने कैश, बियर्ड चेक, क्रॉस चेक से किया। 40A3 क्या था? मान लो आपने पहले किसी खर्चे का डिडक्शन ले लिया था अक्रूवल बेसिस पे, और करंट ईयर में उसका पेमेंट कर रहे हो आप 10,000 से ज़्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज़्यादा का कैश, बियर्ड चेक, क्रॉस चेक से, तो वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाता है। तो ट्रस्ट के केस में भी ये 3 सेक्शन अप्लाई होंगे। ट्रस्ट मान लो कोई रेवेन्यू खर्चा करता है, मान लो ट्रस्ट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया 6 लाख का, कैश में कर दिया, तो रेवेन्यू खर्चों का वैसे तो ट्रस्ट को डिडक्शन मिल जाता है, ट्रस्ट के केस अप्लाइड मान लेते हैं, लेकिन वो 6 लाख जो उसने कैश में पेमेंट किया उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये 3 सेक्शन के प्रोविजन कौन कौन से? 40AIA, 40A3 और 40A3 ये ट्रस्ट के केस में भी अप्लाई होंगे, बाकी नहीं होंगे, बस ये 3 सेक्शन 40AIA, 40A3 और 40A3। अब आप बोलोगे 40AI को क्यों छोड़ दिया? कि अगर ट्रस्ट मान लो किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करे तो उसको 100% डिसअलाउ करना चाहिए था, उसको क्यों छोड़ दिया? देखो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जो अमाउंट ट्रस्ट इंडिया में अप्लाई करता है, अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, उसी को अप्लाइड माना जाता है। अगर मान लो ट्रस्ट इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता है, इंडिया के बाहर ट्रस्ट अमाउंट अप्लाई करता है, वो तो वैसे ही अप्लाइड नहीं मानी जाती, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं होती, वो तो वैसे ही अप्लाइड नहीं मानी जाती, तो TDS काटो ना काटो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए 40AIA हम कवर नहीं है। कौन कौन से कवर है? 40AIA, 40A3 और 40A3। अगला बता रखा है एक अमेंडमेंट और है, ये अमेंडमेंट और देखो, इस बार जो अमेंडमेंट है ज़्यादा इतने बड़े बड़े अमेंडमेंट नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट इन्होंने ऐड किए हैं ट्रस्ट वाले चैप्टर में, बाकी इतने खतरनाक अमेंडमेंट नहीं है। अभी तक अपने देखे चैप्टर ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं थे, इसमें कुछ पॉइंट छोटे छोटे अमेंडमेंट इन्होंने ऐड किए, जैसे कैपिटल गेन में एक स्लम सेल का बड़ा अमेंडमेंट था, यहाँ जरूर इन्होंने छोटे छोटे यहाँ पॉइंट ऐड किए हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट देख लो। ये पॉइंट है कि ट्रस्ट को अगर अर्लियर ईयर्स में लॉस होते हैं तो उनका करंट ईयर में उसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, करंट ईयर में उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। अर्लियर ईयर्स के लॉस का ट्रस्ट को करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो लॉस उसका डूब जाएगा। मान लो अर्लियर ईयर में ट्रस्ट ने क्या किया, खर्चे ज़्यादा कर दिए, इनकम कम थी, अप्लाई ज़्यादा कर दिया, इनकम कम थी, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ अर्लियर ईयर। ट्रस्ट के केस में लॉस नहीं बोलते उसको अपन, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ अर्लियर ईयर बोलते हैं, या एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर ईयर ये बोलते हैं। तो ट्रस्ट को उनका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, उनका रिडक्शन नहीं मिलेगा, वो लॉस जो अर्लियर ईयर्स के थे वो करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे, डूब जाएंगे। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो थे अप्लाइड किन किन चीज़ों को माना जाएगा, किन किन चीज़ों को अपन अप्लाइड नहीं मानेंगे, वो अपन ने देख लिया। अब 2 ऐसे केस हैं जिसमें डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा, 2 ऐसे केस हैं जिनमें डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। कुछ कंडीशन है, अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। पहला केस क्या है?
मान लो ट्रस्ट को इनकम रिसीव ही नहीं होती प्रीवियस ईयर में कोई इनकम रिसीव नहीं होती। मान लो ट्रस्ट को एक इंटरेस्ट की इनकम थी जो ड्यू बेसिस पे थी, रिसीव नहीं हुई। अब रिसीव नहीं हुई तो बेचारा ट्रस्ट खर्चा कैसे करेगा, अप्लाइड कैसे करेगा, खर्चा कैसे करेगा, तो उसे डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा, उसको डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। बस उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ट्रस्ट को एओ से वादा करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ आरओई तक ट्रस्ट को एओ से, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर से वादा करना पड़ेगा कि जो इनकम उसको रिसीव नहीं हुई वो ट्रस्ट क्या करेगा, उस इनकम को जिस ईयर में वो रिसीव हो जाएगी, जिस ईयर में रिसीव हो जाएगी या तो उस ईयर में या उससे नेक्स्ट ईयर में या उससे नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा। और अगर ट्रस्ट ऐसा नहीं करता तो जिस ईयर में रिसीव हुई उससे नेक्स्ट ईयर में एओ उसको ट्रस्ट की इनकम मान दे, एओ क्या कर दे, ट्रस्ट की उसको इनकम बना दे। ये ट्रस्ट को वादा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर इनकम रिसीव नहीं होती प्रीवियस ईयर में तो उसे डीम्ड अप्लाइड मान सकते हैं। कंडीशन है ट्रस्ट को वादा करना पड़ेगा एओ से कि जैसे ही वो इनकम रिसीव होगी जिस ईयर में, उस ईयर में ट्रस्ट अप्लाई कर देगा या उसे नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा। और अगर अप्लाई नहीं करता ट्रस्ट तो एओ उसको ट्रस्ट की इनकम मान ले उस ईयर में एओ ट्रस्ट की उसको इनकम मान ले। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, मतलब इनकम रिसीव नहीं होती, अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है, देखो ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम भी फॉलो कर सकता है, कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकता है। ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है, ट्रस्ट को सारे सिस्टम अलाउड है, कंपनीज को अलाउड नहीं है कैश सिस्टम, बाकी सब एसएससी को सब अलाउड है। तो ट्रस्ट को चाहे तो कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकता है। अब कैश सिस्टम फॉलो करेगा ट्रस्ट तो इनकम क्या रिकॉर्ड करेगा, जो उसको कैश में मिली या जो रिसीव हुई, कैश या बैंक में रिसीव हुई वो रिकॉर्ड करेगा। और खर्चे कौन से रिकॉर्ड करेगा, जो पे करेगा वही तो रिकॉर्ड करेगा। तो अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो जो इनकम उसको रिसीव ही नहीं हुई वो उसने अपनी इनकम में दिखाया ही नहीं, इनकम में दिखाया नहीं तो उसको अप्लाइड मानने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने अपनी इनकम में नहीं दिखाया तो उसको अप्लाइड मानने की जरूरत ही नहीं है। तो ये डीम्ड अप्लाइड वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला, कि इनकम रिसीव नहीं होती ट्रस्ट को। तो अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो इस पॉइंट को इग्नोर कर देना, इसको डीम्ड अप्लाइड मानना ही नहीं है, डीम्ड अप्लाइड मानना ही नहीं है। कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें, डीम्ड अप्लाइड मानना ही नहीं है, पॉइंट इग्नोर हो जाएगा पूरा का पूरा। दूसरा केस है, दूसरा डीम्ड अप्लाइड वाला केस क्या है, अगर ट्रस्ट को जो इनकम रिसीव होती है प्रीवियस ईयर के लास्ट डेज में रिसीव होती है। मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 है और ट्रस्ट को इनकम रिसीव हुई है 31 मार्च 22 को, ट्रस्ट को डोनेशन मिला 31 मार्च 22 को, या मान लो ट्रस्ट को डोनेशन मिला 30 मार्च 22 को या 29 मार्च 22 को, लास्ट डेज में मिला है। अब बेचारा ट्रस्ट लास्ट डेज में उसको इनकम रिसीव हुई है, इतनी जल्दी अप्लाई कैसे करे, 1-2 दिन के अंदर अप्लाई कैसे करे, तो उसको भी डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। जो इनकम लास्ट डेज में रिसीव होगी उसको भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। उसके लिए भी कंडीशन है, ट्रस्ट को एओ से वादा करना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ आरओई तक ट्रस्ट को एओ से वादा करना पड़ेगा कि ट्रस्ट उस इनकम को नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर लेगा, ट्रस्ट उस इनकम को नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर लेगा। और अगर ट्रस्ट ऐसा नहीं करता तो नेक्स्ट ईयर में एओ उसको ट्रस्ट की इनकम मान ले, एओ उसको ट्रस्ट की इनकम बना दे, ये वादा करना पड़ेगा। ये है डीम्ड अप्लाइड वाले 2 केस। तो 2 केस में आप डीम्ड अप्लाइड को भी क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। अगला पॉइंट है सेक्शन 11(2). सेक्शन 11(2) काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 11(2) का एग्जाम्पशन, सेक्शन 11(2) वाला एग्जाम्पशन, 11(1) का एग्जाम्पशन तो अपन ने देख लिया। अब 11(2) का एग्जाम्पशन क्या है, ट्रस्ट चाहे तो अपनी इनकम को अक्यूमुलेट कर सकता है, सेट अपार्ट कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रस्ट चाहे तो अपनी इनकम को अक्यूमुलेट, सेट अपार्ट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। मान लो ट्रस्ट को एक नया मंदिर बनाना है, अब मंदिर 1 साल की इनकम से तो बनेगा नहीं, उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ट्रस्ट अपनी इनकम को अक्यूमुलेट कर सकता है। या मान लो ट्रस्ट को एक धर्मशाला बनानी है या ट्रस्ट को मान लो एक मस्जिद बनानी है, तो पैसा उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अक्यूमुलेट जितना करेगा ट्रस्ट, जितनी इनकम अक्यूमुलेट करेगा उसको भी क्या मान लिया जाएगा, अप्लाइड। जितनी इनकम ट्रस्ट अक्यूमुलेट करेगा उसको भी अप्लाइड मान लिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो ट्रस्ट को अदर इनकम होती है 40 लाख की, अदर इनकम, एनी अदर इनकम कितनी थी, 40 लाख। 40 लाख में से अपन 15% तो क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 6 लाख का, बचे कितनी 34 लाख। 34 लाख में मान लो ट्रस्ट ने 20 लाख अप्लाइड कर लिए, 20 लाख तो क्या कर दिए, इंडिया में खर्च कर दिए। अब बची 14 लाख, 34 माइनस 20, 14 लाख बचे। अब ट्रस्ट चाहे तो इन 14 लाख को पूरे के पूरे को अक्यूमुलेट कर सकता है। 14 लाख में कम भी कर सकता है, 10 लाख करना चाहे तो 10 लाख भी कर सकता है, 12 लाख करना चाहे तो 12 भी कर सकता है। मान लो ट्रस्ट चाहता है 10 लाख अक्यूमुलेट करना, 10 लाख अक्यूमुलेट करना चाहता है, तो अक्यूमुलेट कर सकता है। और जितना अक्यूमुलेट करेगा उसका भी क्या मिल जाएगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगा, उसको भी अप्लाइड मान लेंगे, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा और उसके बाद उसकी बची हुई इनकम आ जाएगी, तो जितना अक्यूमुलेट करना चाहता है ट्रस्ट उसको भी अपन डिडक्शन दे देंगे। बस उसके लिए कुछ कंडीशन है, अक्यूमुलेट कर सकता है लेकिन उसके लिए 4 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है, ट्रस्ट को एओ को, असेसिंग ऑफिसर को एक फॉर्म नंबर 10 फर्निश करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10 फर्निश करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ आरओई तक। और ड्यू डेट ऑफ आरओई तक बताना पड़ेगा कि अक्यूमुलेट करने का ट्रस्ट का पर्पस क्या है, ट्रस्ट को जो पैसा इकट्ठा कर रहा है उसका पर्पस क्या है, उसको मंदिर बनाना है, उसको मस्जिद बनानी है, उसको धर्मशाला बनानी है, क्या करना है, उसको पर्पस बताना पड़ेगा और पीरियड बताना पड़ेगा, कितने टाइम तक वो अक्यूमुलेट करना चाहता है, पीरियड भी बताना पड़ेगा और पर्पस भी बताना पड़ेगा। और पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम अक्यूमुलेशन का पीरियड हो सकता है 5 ईयर्स। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 5 से कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 5 ईयर्स, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। काउंट कैसे करेंगे,
जैसे मान लो ट्रस्ट अक्यूमुलेट करना चाहता है प्रीवियस ईयर 21-22 में इनकम अक्यूमुलेट करना चाहता है, तो काउंट कब से करेंगे? 21-22 से करेंगे? नहीं, नेक्स्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर 22-23 से काउंट करेंगे, 22-23 से काउंट करेंगे। मान लो यहाँ अक्यूमुलेट करना चाहता है वो, प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम अक्यूमुलेट करना चाहता है, तो जो ईयर काउंट करेंगे कहाँ से काउंट करेंगे? 22-23 से। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, ये छोटी सी बात ये मैंने आपको बता दी। अब पहला तो एओ को स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 10 में, पीरियड और पर्पस बताना पड़ेगा, पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 ईयर। दूसरा, ट्रस्ट जो इनकम अक्यूमुलेट करना चाहता है उस इनकम को ट्रस्ट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा सेफ मोड्स, 11(5) के जो मोड्स हैं सेफ मोड्स, जहाँ रिस्की नहीं होते जो मोड्स एफडी वगैरह, वो ट्रस्ट को करवाना पड़ेगा। और कब तक करवाना पड़ेगा डिपॉजिट? अप टू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर के एंड तक उस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मान लो ट्रस्ट यहाँ 10 लाख अक्यूमुलेट करना चाहता है, 10 लाख अक्यूमुलेट करना चाहता है, तो 10 लाख उसको क्या करने पड़ेंगे? सेफ मोड्स में प्रीवियस ईयर के एंड तक, सेफ मोड से प्रीवियस ईयर के एंड तक जमा करवाने पड़ेंगे। ट्रस्ट मान लो 10 लाख में से ओनली 8 लाख जमा करवा पाता है, 8 लाख सेफ मोड में जमा करवा पाता है, 2 लाख जमा नहीं करवाता, तो क्या होगा? अक्यूमुलेशन बताओ कितना मिलेगा उसको? 8 लाख ही मिल पाएगा। जितना वो सेफ मोड से जमा करवा देगा उतना ही मिल पाएगा। 10 लाख का नहीं मिलेगा डिडक्शन, फिर उसको 8 लाख का डिडक्शन ही मिल पाएगा। तो जितना सेफ मोड से जमा करवा देगा अप टू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर उतना ही मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना। अगला बता रखा है जो अमाउंट उसने अक्यूमुलेट करी ट्रस्ट ने, वो किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकता, वो डोनेट नहीं कर सकता। इसके अलावा ट्रस्ट को आरओआई भी अपनी ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी, ट्रस्ट को आरओआई भी अपनी ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। ये थे अक्यूमुलेशन के कंडीशन। क्वेश्चन में देखो कंडीशन वगैरह नहीं दे रखी तो अपन मान लेंगे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है और सीधा लेस करते हैं। कंडीशन दे रखी है तो देखेंगे कंडीशन फुलफिल हो रही या नहीं हो रही और चेक कर लेंगे, उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अगला 11(3) सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 11(3) में क्या बता रखा है? अगर आप उस अक्यूमुलेटेड वाली अमाउंट का जो आपने अक्यूमुलेट करी कौन से सेक्शन में 11(2) में, उसका अगर आप गलत यूज़ करते हो या वो अनयूटिलाइज रह जाती है, या तो उसको गलत यूज़ करते हो या अनयूटिलाइज रह जाती है, तो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। ट्रस्ट की क्या बन जाएगी? डीम्ड इनकम बन जाएगी सेक्शन 11(3) में। कौन कौन से केस में बनेगी? पहला, मिस यूटिलाइज। ट्रस्ट क्या करता है? ट्रस्ट ने एओ को बोला था कि मैं इनकम अक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, मैं मंदिर बनाऊंगा। ट्रस्ट ने मंदिर बनाने के लिए इनकम अक्यूमुलेट करी थी और ट्रस्ट उससे क्या कर रहा है? उस पैसे से ट्रस्ट फॉरेन टूर करवा रहा है रिश्तेदारों वगैरह को, या और कुछ कर रहा है। मान लो ट्रस्ट मंदिर की जगह धर्मशाला बना रहा है, या मंदिर की जगह मान लो कुछ क्लब वगैरह बना रहा है, तो ये माना जाएगा मिस यूटिलाइजेशन। और जितनी अमाउंट ट्रस्ट ने मिस यूटिलाइज करी, मान लो ट्रस्ट ने अक्यूमुलेट करी थी 10 लाख रुपीस, 10 लाख में से मान लो ट्रस्ट ने 4 लाख रुपीस मिस यूटिलाइज कर दी, तो जिस ईयर में मिस यूटिलाइज करी उस ईयर में वो ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डीम्ड इनकम बन जाएगी। दूसरा, ट्रस्ट अगर उस अक्यूमुलेटेड वाली इनकम को जितना पीरियड ट्रस्ट ने मांगा था, ट्रस्ट ने मान लो 5 ईयर्स मांगे थे, 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर का हमेशा ग्रेस मिलेगा, 5 + 1 मतलब 6th ईयर तक अगर ट्रस्ट उसको खर्च नहीं करता तो जितना खर्च नहीं किया, जितना अनयूटिलाइज रह गया, उतना ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा। कौन सी ईयर में? 6th ईयर में वो इनकम बन जाएगा। जैसे मान लो ट्रस्ट ने 10 लाख अक्यूमुलेट किए थे, ट्रस्ट ने 9 लाख तो खर्च कर दिए, 5 ईयर्स का समय मांगा था ट्रस्ट ने, तो 5 ईयर्स के अंदर ट्रस्ट ने 9 लाख खर्च कर दिए। ट्रस्ट को 1 साल और मिलेगा, 1 साल हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 5 + 1 6th ईयर मिलेंगे। तो 6th ईयर में अगर वो 9 लाख ही खर्च कर पाता है तो जो 1 लाख बचा हुआ है वो 6th ईयर में क्या बन जाएगा? ट्रस्ट की डीम्ड इनकम। मान लो ट्रस्ट ने 3 साल का समय मांगा था, तो 3 + 1 4th ईयर में इनकम बन जाएगा। ट्रस्ट ने मान लो 2 ईयर्स का समय मांगा था, तो 2 + 1 3rd ईयर में वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा। 1 साल का हमेशा ग्रेस मिलेगा। जितना समय ट्रस्ट ने मांगा था ये उसे 4 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जितने टाइम के लिए ट्रस्ट ने अक्यूमुलेट किया था उसमें 1 ईयर जोड़ देना, और उस 1 ईयर में जोड़ने के बाद जो ईयर आएगा उसमें वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा जितनी अमाउंट अनयूटिलाइज रहती। इसके अलावा ट्रस्ट अगर उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर देता है, तो जितना डोनेट कर दिया ट्रस्ट ने किसी दूसरे ट्रस्ट को उतना ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा। लास्ट केस है, ट्रस्ट उस अक्यूमुलेटेड वाली अमाउंट को 11(5) मोड से विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, तो जितना अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करी वो ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगा, ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगा इन 4 केस। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रस्ट की कुछ इनकम के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजन देखेंगे। सबसे पहले बिजनेस इनकम के रिगार्डिंग। ट्रस्ट को देखो बिजनेस इनकम होती है। बिजनेस इनकम कौन सी होती है? ट्रस्ट क्या करता है? मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बिजनेस करता है। जैसे एक हॉस्पिटल है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हॉस्पिटल ने मेडिकल शॉप खोल रखी है, मेडिकल का बिजनेस है हॉस्पिटल का, तो क्यों है वो? मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। ऐसे ही अक्षय पात्र वालों का बुक्स का बिजनेस है, क्यों है वो? ताकि अक्षय पात्र वालों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है धर्म की शिक्षा देने का पूरा हो सके। तो उस बिजनेस की इनकम में भी क्या होता है? उस बिजनेस की इनकम में भी सेक्शन 11(1) 11(2) की एग्जेम्पशन मिल जाती है। बस उस बिजनेस की जो बुक्स हैं वो आपको सेपरेट मेंटेन करनी होती है, उस बिजनेस की बुक्स सेपरेट मेंटेन करनी होती है, आपको सेक्शन 11(1) 11(2) की एग्जेम्पशन मिल जाती है। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ऊपर ही मैंने बोला था इसको अदर इनकम में मान लेंगे, एनी अदर इनकम में इन सभी इनकम को ले लेंगे, एनी अदर इनकम में मान लेंगे। तो वही 15% की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 85% में जितना खर्च कर दिया उसकी डिडक्शन ट्रस्ट को मिल जाती है, अगर ट्रस्ट का ऐसा बिजनेस होता है तो। इसके अलावा बता रखा है इसमें एक स्पेशल पॉइंट, अगर मान लो ट्रस्ट का केस स्क्रूटनी में चला गया,
ट्रस्ट का केस स्क्रूटनी में चला गया। ट्रस्ट का बिजनेस भी था, कौन सा बिजनेस था, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला बिजनेस था। और एओ ने क्या कर दिया, उस बिजनेस की इनकम को बढ़ा दिया। ट्रस्ट ने इनकम बताई थी उस बिजनेस की इनकम 50 लाख, ट्रस्ट ने मान लो मेडिकल शॉप की इनकम बताई थी 50 लाख, एओ ने उसको 80 लाख कर दिया। 30 लाख से एओ ने क्या कर ली, कंसील्ड इनकम पकड़ ली। कंसील्ड इनकम मतलब छुपाई हुई इनकम पकड़ ली। तो 30 लाख से एओ ने इनकम बढ़ा दिया, 30 लाख की कंसील्ड इनकम एओ ने पकड़ ली। तो जो 30 लाख की इनकम पकड़ी या 30 लाख से जो एओ ने इनकम बढ़ाई, उस 30 लाख पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 11(1) 11(2) का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। वो इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। अगर उस बिजनेस के रिगार्डिंग एओ कोई कंसील्ड इनकम पकड़ लेता है, कोई छुपी हुई इनकम कंसील्ड इनकम पकड़ लेता है, तो उस इनकम से कोई सेक्शन 11(1) 11(2) का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 10 में काफ़ी सारी इनकम होती है, काफ़ी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 में इनकम टैक्स में। तो ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिल जाएगी क्या, तो जो 10(1) है एग्रीकल्चर इनकम और 10(23)(c) स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ लिमिट वगैरह दे रखी है। तो उनकी इनकम है ट्रस्ट की 10(1) वाली है या तो या 10(23)(c) वाली है, तो वो तो एग्जामिट हो जाएगी, वो तो एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन अदर सेक्शन जो है सेक्शन 10 के जो अदर सेक्शन है, जैसे सेक्शन 10(2) है शेयर इनकम फ्रॉम HUF, या 10(2)(a) है शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, वो ट्रस्ट को अलाउड नहीं होंगे, सेक्शन 10 में अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि ट्रस्ट को उसकी एग्जामिशन कैसे मिलेगी, उसको अदर इनकम में माना जाएगा। और 11(1) और 11(2) वाली एग्जामिशन मिलेगी, 15% का स्टैंडर्ड और 85% में जितना अप्लाई कर दिया उतना डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेक्शन 10 की अदर एग्जामिशन ट्रस्ट को नहीं मिलती, और कौन सी मिलती है, ओनली 10(1) वाली और 10(23)(c) वाली मिलती है, बाकी नहीं मिलती। अगला कैपिटल गेन, ट्रस्ट को कैपिटल गेन भी होता है। तो कैपिटल गेन जो भी हुआ ट्रस्ट की इनकम मान लेंगे। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं करते, यहाँ कुछ इंडेक्स का कंसेप्ट लगता ही नहीं है ट्रस्ट के सेल कंसिडरेशन लो, कॉस्ट लेस करो, आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। ट्रस्ट ने मान लो एसेट खरीदा था 5 लाख में और उसको ट्रस्ट ने सेल कर दिया 8 लाख में, तो 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख का कैपिटल गेन ट्रस्ट की अदर इनकम बन जाएगा। अदर इनकम में से 15% अपन लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर बाद में अप्लाइड वाला 85% में जितना अप्लाइड कर लिया वो लेस करते जाएंगे। तो ये तो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, मान लो ट्रस्ट ने क्या किया, कोई पुराना असेट बेच के कोई नया असेट खरीद लिया। पुराना कोई एसेट बेच के, मान लो ट्रस्ट ने पुरानी लैंड बेची और एक नई लैंड खरीद ली, पुरानी लैंड बेच के एक ट्रस्ट ने नई बिल्डिंग खरीद ली, पुराना कैपिटल एसेट बेच के कोई नया कैपिटल एसेट खरीद लिया। तो ट्रस्ट ने नया कैपिटल एसेट खरीदा, तो मैंने बोला था अगर आप कोई एसेट खरीदता है ट्रस्ट तो अपन अप्लाइड मान लेते हैं, कोई भी कैपिटल खर्चा करता है अप्लाइड मान लेते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट पुराना बेच के कोई नया खरीदता है तो पूरा अमाउंट अप्लाइड नहीं मानते। ट्रस्ट ने कोई बहादुरी नहीं करी, ट्रस्ट ने पुराना बेच के नया खरीदा है, तो ऐसे केस में जितना नया खरीदा है पूरा अप्लाइड नहीं मानते। मान लो नया खरीदा 50 लाख का, तो 50 लाख पूरा अप्लाइड नहीं मानेंगे। कैसे अप्लाइड मानेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, नए एसेट की जितनी कॉस्ट है वो लेंगे और ओल्ड एसेट की जो कॉस्ट थी, ओल्ड एसेट जो पुराना एसेट जो ट्रस्ट ने सेल कर दिया उसकी जितनी कॉस्ट थी वो लेस करेंगे, और इस नेट अमाउंट को क्या मानेंगे अप्लाई। क्योंकि ट्रस्ट ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, ट्रस्ट ने पुराना बेच के नया खरीदा है। हाँ, ट्रस्ट डायरेक्ट नया एसेट खरीदता, कोई पुराना नहीं बेचता, डायरेक्ट नया खरीदता। तो मान लो ट्रस्ट ने 50 लाख का नया खरीदा तो 50 लाख को अप्लाइड मान लेते। लेकिन ट्रस्ट ने पुराना बेच के नया खरीदा तो नए की जितनी कॉस्ट है, मान लो 50 लाख है नए की, पुराना जो ट्रस्ट ने पहले खरीदा था, पुराना वाला एसेट जो ट्रस्ट अब सेल कर चुका वो 10 लाख में खरीदा था, तो 50 माइनस 10 इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे अप्लाइड मानेंगे। कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड अपन अप्लाइड मानेंगे। इसके लिए मैंने एग्जांपल भी लिया एक, मान लो ट्रस्ट ने एक असेट सेल किया, पुराना असेट सेल किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, ट्रस्ट ने वो असेट पहले खरीदा था 1 लाख में, उसको सेल कर दिया 1,50,000 में, तो ट्रस्ट का कैपिटल गेन आ जाएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख, कितना आ जाएगा 50,000 का कैपिटल गेन आ जाएगा। ये ट्रस्ट की अपन इनकम मान लेंगे, अदर इनकम मान लेंगे। ट्रस्ट की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और 85% नीचे अपन अप्लाइड वाले में ले लेंगे। अब असेट ने क्या, ट्रस्ट ने क्या किया, पुराना बेच के एक नया असेट खरीद लिया, जो सेल कंसिडरेशन आया उसको नए असेट में इन्वेस्ट कर दिया। 3 केस लिया मैंने, पहले केस में 1,50,000 इन्वेस्ट कर दिया, जितना सेल कंसिडरेशन आया पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया। बताओ अमाउंट कितना मानोगे अप्लाइड, 150 नहीं मानेंगे अपन, 150 माइनस 1 लाख, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड। ट्रस्ट ने बहादुरी नहीं करी तो कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, ओल्ड की कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, 150 माइनस 1 लाख 50,000 अप्लाइड मानेंगे। दूसरे केस में मान लो ट्रस्ट ने 1,20,000 का न्यू असेट खरीदा तो 120 माइनस 1 लाख 20,000 अप्लाइड मानेंगे। तीसरे केस में मान लो ट्रस्ट ने 1,60,000 का न्यू असेट खरीदा तो 1,60,000 माइनस 1 लाख 60,000 क्या मान लेंगे अपन अप्लाइड मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड अपन अप्लाइड मानेंगे। अब अगली इनकम है एनोनिमस डोनेशन। ये एनोनिमस डोनेशन एक स्पेशल इनकम है ट्रस्ट की। क्या होता है, गुप्त दान होता है जिसमें जो पर्सन डोनेशन दे रहा है वो अपना नाम पता नहीं बताता, या मतलब जो पर्सन डोनेशन रिसीव कर रहा है वो डोनर का रिकॉर्ड नहीं रखता, ये होता है गुप्त दान। गुप्त दान देखो अगर होली रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है, किसको मिलता है, रिलीजियस ट्रस्ट को। रिलीजियस ट्रस्ट मतलब जैसे मैंने आपको बताया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को मिलता है, तो क्या होगा, तो देखो रिलीजियस ट्रस्ट में मैंने पहले बोला था आपको, उनको मेनली क्या मिलता है एनोनिमस डोनेशन, तो उसको 115 BC में टैक्सेबल नहीं करेंगे।
उसको पूरा का पूरा क्या मानेंगे, नॉर्मल डोनेशन। तो रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है तो उसको पूरा का पूरा क्या मानते हैं, नॉर्मल डोनेशन। पूरा का पूरा नॉर्मल डोनेशन मानते हैं, 115 बीबीसी में नहीं लेके जाते, पूरा का पूरा नॉर्मल डोनेशन मानते हैं। नॉर्मल डोनेशन मानते हैं तो क्या करते हैं पर अदर इनकम में मान लेते हैं 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 85% में जितना जितना अप्लाई किया, अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो। दूसरा केस, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव रिलीफ ऑफ पुअर है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, या किसी की स्कूल है, कॉलेज है, तो उस केस में क्या होगा, वो 115 बीबीसी में चला जाएगा। एनोनिमस डोनेशन क्या कहाँ चला जाएगा, 115 बीबीसी में चला जाएगा। 115 बीबीसी में कैसे जाएगा अपन अभी देख लेंगे। इसके अलावा मान लो कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल भी है और रिलीजियस भी है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस। मान लो एक ट्रस्ट की स्कूल भी है और मंदिर भी है, या मान लो अक्षय पात्र वाले हैं, इनका टेम्पल भी है और इनका रिलीफ ऑफ पूरा का ऑब्जेक्टिव भी है, तो चैरिटेबल भी बन गया और रिलीजियस भी बन गया। चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों है, एक ट्रस्ट की स्कूल भी है और मंदिर भी है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर उस चैरिटेबल एंड रिलीजियस को मिलता है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस को मिलता है, तो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है इसका एग्जाम में। तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस को मिलता है तो अगर वो जो एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है वो एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए मिल रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए मिल रहा है, तो वो 115 बीबीसी में चला जाएगा, 115 बीबीसी में चला जाएगा। लेकिन अगर जो एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है वो टेम्पल के लिए मिल रहा है, मंदिर मस्जिद के लिए मिल रहा है, तो क्या होगा, वो 115 बीबीसी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, नॉर्मल डोनेशन। क्या माना जाएगा, नॉर्मल डोनेशन। जैसे मान लो एक ट्रस्ट है जिसकी स्कूल भी है और टेम्पल भी है, स्कूल भी है टेम्पल भी है, क्या बन गया ये, चैरिटेबल एंड रिलीजियस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों हो गए ये। अब इसको मान लो एनोनिमस डोनेशन मिला, क्या मिला, एडी मतलब एनोनिमस डोनेशन मिला, ये मिला मान लो इसको 10 लाख का, 10 लाख का मिला। मान लो 10 लाख पूरा का पूरा स्कूल के लिए मिला, तो क्या होगा, 115 बीबीसी में चला जाएगा। मान लो 10 लाख पूरा का पूरा टेम्पल के लिए मिला, क्या मानेंगे 10 लाख को, एनोनिमस होते हुए भी क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे, एनोनिमस होते हुए क्या मानेंगे, नॉर्मल, कॉर्पस नहीं, नॉर्मल मानेंगे। नॉर्मल मानेंगे तो वही 15% वगैरह वगैरह कर देंगे। मान लो इस 10 लाख में क्या हुआ, 2 लाख का स्कूल के लिए मिला, 8 लाख का टेम्पल के लिए मिला, तो क्या होगा, जो टेम्पल के लिए मिला वो तो मान लेंगे नॉर्मल डोनेशन, और 2 लाख वाला ये ले जाएंगे अपन 115 बीबीसी के अंदर, ये ले जाएंगे 115 बीबीसी के अंदर। इस तरह से करेंगे, इस तरह से अपन करेंगे एनोनिमस डोनेशन। तो रिलीजियस ट्रस्ट को जो भी मिलता है एनोनिमस डोनेशन, वो हमेशा क्या माना जाता है, नॉर्मल डोनेशन माना जाता है। वो 115 बीबीसी में नहीं जाता, उसको नॉर्मल डोनेशन की तरह मानते हैं। ये 115 बीबीसी का जो कंसेप्ट है ये रिलीजियस ट्रस्ट के लगता ही नहीं है, रिलीजियस ट्रस्ट के लगता ही नहीं है, क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट को देखो मेनली क्या मिलता है, एनोनिमस डोनेशन ही मिलता है। वहाँ मेनली क्या होता है, गुप्त दान ही होता है। अगर उसको 115 बीबीसी में ले जाते तो ये रिलीजियस ट्रस्ट वाले दुखी हो जाते बेचारे, इनको भयंकर टैक्स देना पड़ जाता, तो इनके लिए हटा दिया गया ये कंसेप्ट। अब एनोनिमस डोनेशन 115 बीबीसी में कितना टैक्सेबल होता है वो देखो ध्यान से, वो कितना टैक्सेबल होता है। सबसे पहले तो आप क्या लेना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव, जो भी एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हुआ एनोनिमस डोनेशन का, जो भी रिसीव हुआ, किसको, चैरिटेबल ट्रस्ट को। रिलीजियस को जो रिसीव हुआ वो नहीं लेंगे, रिलीजियस वाला तो पूरा का पूरा नॉर्मल मानते हैं, रिलीजियस वाला तो पूरा नॉर्मल मानते हैं। जो चैरिटेबल ट्रस्ट को रिसीव हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट को रिसीव हुआ या स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए रिसीव हुआ वो लेंगे। तो एक्चुअल अमाउंट ले लेना एनोनिमस डोनेशन जो रिसीव हुआ। तो मान लो 5 लाख रिसीव हुआ, 5 लाख मैंने ले लिया यहाँ, 5 लाख मैंने यहाँ ये ले लिया। अब क्या करना है आपको, 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव, जितना भी टोटल डोनेशन रिसीव हुआ है, जितना भी टोटल डोनेशन रिसीव हुआ है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे कॉर्पस हो, चाहे एनोनिमस हो, चाहे नॉर्मल वाला डोनेशन हो, चाहे कॉर्पस वाला डोनेशन हो, कॉर्पस वाला चाहे एग्जेम्प्ट वाला हो, चाहे नॉट एग्जेम्प्ट वाला हो, कैसा भी हो, चाहे इन्वेस्ट किया हो आपने सेफ मोड में, चाहे नहीं किया हो, तो नॉर्मल वाला भी लेना है, कॉर्पस वाला भी लेना है और एनोनिमस वाला भी, सभी डोनेशन का टोटल करना है। और कौन सा डोनेशन, रिसीव वाला डोनेशन, जो आपने पे किया वो नहीं लेना, जो रिसीव हुआ है वो लेना है। और टोटल डोनेशन का क्या करना है आपको, 5%। मान लो टोटल डोनेशन आपको मिला था 40 लाख, चाहे मंदिर के लिए मिला हो, किसी के लिए मिला हो, टोटल डोनेशन सब ले लेंगे, मंदिर वाला भी, स्कूल वाला भी, कॉलेज वाला भी, सारा ले लेंगे इसमें, जो भी रिसीव हुआ है। 40 लाख ले लिया अपन ने टोटल डोनेशन जो भी रिसीव हुआ, इसका कर देंगे 5%, इसका करेंगे अपन 5%, 5% करेंगे, कितना आया, 2 लाख आया। इसको कंपेयर करेंगे अपन हमेशा 1 लाख से, 2 लाख और 1 लाख, 1 लाख से अपन इसको कंपेयर कर देंगे, 2 लाख और 1 लाख से अपन इसको कंपेयर करेंगे, और इन दोनों का ले लेंगे अपन हायर, इन दोनों का क्या ले लेंगे, हायर। हायर कितना है, 2 लाख और 1 लाख, हायर कितना है यहाँ पे, यहाँ आया हायर 2 लाख। ये इसमें से लेस करेंगे, ये लेस करते ही क्या आ जाएगा, एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी, ये आएगा एनोनिमस डोनेशन जो 115 बीबीसी में जाएगा, 30% की रेट से टैक्सेबल होगा। आप बोलोगे रिसीव तो 5 लाख हुआ है और अपन इसको 3 लाख मान रहे, तो देखो रिसीव तो एक्चुअल एनोनिमस डोनेशन 5 लाख हुआ है, 3 लाख तो क्या करेंगे अपन 115 बीबीसी में ले जाएंगे, इसको बिल्कुल सेपरेट मानेंगे, 30% की स्पेशल रेट लगाएंगे, 30% की स्पेशल रेट लगा देंगे। जो 2 लाख बच गया इसका क्या करेंगे, इस 2 लाख को मान लेंगे नॉर्मल डोनेशन। ये जो लिमिट है, ये एनोनिमस डोनेशन की जो लिमिट है क्या है, ये
एनोनिमस डोनेशन की एक लिमिट है, इस लिमिट को क्या मानेंगे? नॉर्मल डोनेशन। इस लिमिट को क्या मानेंगे? नॉर्मल डोनेशन। और नॉर्मल मानेंगे तो क्या करेंगे? अदर इनकम में मान लेंगे 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी वही जितना अप्लाइड किया वो कर देंगे सिंपल से। तो ये है स्पेशल चीज। रिसीव 5 हुआ है तो 5 पद ले लेना पूरा एनोनिमस। 5 में से आपको एक लिमिट निकालनी पड़ेगी। एनोनिमस डोनेशन की एक लिमिट होती है, वो लिमिट निकालनी पड़ेगी। उस लिमिट से ज़्यादा मिल जाता है एनोनिमस डोनेशन, वो माना जाता है 115 बीबीसी वाला, वो माना जाता है। मान लो एनोनिमस डोनेशन आपको 1 लाख तक मिलता है ना, 1 लाख तक हमेशा क्या माना जाता है? वो नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि 1 लाख की लिमिट दे रखी है। 1 लाख तक मिल रही है वो नॉर्मल मान लो आप, कोई बात नहीं, 1 लाख तक आप रिसीव कर लो। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा रिसीव करते हो फिर वो जाता है 115 बीबीसी में, वो जाता है 115 बीबीसी। लिमिट कैसे निकलती है? जितना भी डोनेशन रिसीव हुआ टोटल वो ले लो, उसका 5% कर दो। डोनेशन में क्या क्या लेना है? नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन, इनका टोटल करके 5% कर दो और इसको 1 लाख से कंपेयर करो। इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो आएगी लिमिट। और ये लिमिट कहाँ चली जाएगी? ये लिमिट मानी जाएगी नॉर्मल डोनेशन। इस लिमिट को लेस करके जो आएगा टोटल डोनेशन जो रिसीव हुआ आपको एनोनिमस वाला, उसमें से ये लिमिट लेस करके जो आएगा वो आएगा एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। वो होगा एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। और ये लिमिट है, ये 2 लाख वाली जो लिमिट आई है यहाँ पे, ये क्या मानी जाएगी? नॉर्मल डोनेशन। ये मानी जाएगी नॉर्मल डोनेशन। अब इसमें एक पॉइंट और है, जब आप एक टोटल डोनेशन लोगे तो इसमें खाली डोनेशन नहीं लेना है या गवर्नमेंट ग्रांट भी लेना है क्या? देखो गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ नहीं लेना, इंस्टीट्यूट नहीं लेता। इंस्टीट्यूट जब अपने क्वेश्चन करता है तो नोट जरूर दे देता है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेता इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेता। यहाँ डोनेशन वर्ड दे रखा है, एक्ट में भी डोनेशन वर्ड दे रखा है, इंस्टीट्यूट भी डोनेशन वर्ड फॉलो करता है, तो डोनेशन नहीं लेना है इसमें आपको। नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पस और एनोनिमस जो रिसीव हुआ वो लेना है बस। पेड वाला भी नहीं लेना, ना गवर्नमेंट ग्रांट लेना। गवर्नमेंट ग्रांट चाहे कॉर्पस वाला हो चाहे नॉर्मल वाला हो, कैसा भी नहीं लेना आपको। तो डोनेशन ही लेना, डोनेशन ही लेना। हालांकि जो ट्रस्ट की रिटर्न होती है उसमें जरूर गवर्नमेंट ग्रांट वहाँ दिखा रखा है, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन को यहाँ मार्क्स लेने से मतलब है, तो अपन ये क्या लेंगे? टोटल डोनेशन लेंगे, क्योंकि एक्ट में भी क्या वर्ड है? डोनेशन वर्ड है। तो गवर्नमेंट ग्रांट को इंस्टीट्यूट भी डोनेशन नहीं मानता और आपको भी नहीं मानना, अपन भी नहीं मानेंगे। तो यह क्या लेंगे अपन? ओनली डोनेशन लेंगे। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट ले लेते हो और इंस्टीट्यूट अल्टरनेट आंसर नहीं देता तो फिर आपके मार्क्स गए। तो अपन को यहाँ खाली डोनेशन लेना है, जो भी डोनेशन रिसीव हुआ। अब कुछ थियरी वाला पार्ट है ट्रस्ट का, वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मेट कैसे बनता है, टोटल इनकम कैसे निकलती है। पहले अपन थियरी वाला पार्ट देख लेते हैं। थियरी वाला पार्ट कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि इसमें अमेंडमेंट है, लेकिन फिर भी नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि ट्रस्ट में क्वेश्चन फिक्स है, या तो टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आता है या एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन आता है, फिक्स है ट्रस्ट में। तो ये थियरी वाले पार्ट वैसे काम के नहीं है, लेकिन दे रखा है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले 12A एक सेक्शन दे रखा है कि अगर आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। कंडीशन पहले क्या है? ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AB में, सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखो पहले ये सेक्शन जो होता था ना रजिस्ट्रेशन वाला, वो 12AA होता था, 12AA होता था। अब क्या बन गया? ये 12AB बन गया। तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ? 12AB में ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलता, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ? 12AB में। दूसरा, अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम सेक्शन 11 का बेनिफिट लेने से पहले, ट्रस्ट की टोटल इनकम अगर एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने से पहले, एग्जेम्पशन मतलब सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने से पहले अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा चली जाती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है ट्रस्ट के केस में? ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, 2.5 लाख वाली लिमिट लगती है, 2,50,000 वाली। तो अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम सेक्शन 11 का बेनिफिट लेने से पहले 2.5 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो ट्रस्ट को ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। मतलब ट्रस्ट को अपने अकाउंट्स की, अपनी बुक्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। ये कंडीशन है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? 12AB में बता रखा है। पहले 12AA होता था, ये पूरा अमेंड होकर 12AB आ गया। बाकी ये अमेंडमेंट कुछ काम का नहीं है। देखो इस बार जो अमेंडमेंट हुए ना, काम के अमेंडमेंट कम हुए हैं, जो आपके मार्क्स के आते हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चन में आते हैं। जैसे स्लम सेल का हुआ एक मेन, एक ऊपर अपने ट्रस्ट में देखे 2-3 अमेंडमेंट वो हुए। अब जो फालतू अमेंडमेंट होते हैं जिनका वेटेज ही नहीं होता एग्जाम में, उस टाइप के अमेंडमेंट हुए। मतलब थियरी पार्ट में थोड़े अमेंडमेंट हुए, जैसे असेसमेंट प्रोसीजर में अमेंडमेंट हुए, उसका वेटेज ही 4 नंबर का है, पूरा 4 नंबर का वेटेज है, उसके 2 सेक्शन चेंज कर दिए उन्होंने, तो 4 नंबर का वेटेज। तो इस बार अमेंडमेंट पहली बार डीटी में ऐसा हुआ है कि इतने भयंकर तरीके के अमेंडमेंट नहीं है। जैसे लास्ट बार काफ़ी अमेंडमेंट थे, उससे लास्ट बार भी काफ़ी अमेंडमेंट थे, लेकिन सर भयंकर तरीके के अमेंडमेंट नहीं है। तो 12AB में अमेंडमेंट हुआ, 12AB सेक्शन आया ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का। पहले 12AA होता था। तो 12AB में क्या प्रोसीजर है एक बार अपन देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर चेंज हो गया। अब क्या होगा? अगर ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेनी है तो ट्रस्ट को सबसे पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और एप्लीकेशन भी कब करनी है? जिस प्रीवियस ईयर में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहता है, उस प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग से, कम से कम 1 महीने पहले ट्रस्ट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। मान लो ट्रस्ट प्रीवियस ईयर 21-22 में रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो इस प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग कब होगी? 1 अप्रैल 21
ये स्टार्टिंग हो गई। इससे कम से कम एक महीने पहले, कम से कम एक महीना पहले मतलब 28 फेब 21 तक ट्रस्ट को एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट वालों को, ये एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जैसे 1023C में होती थी ना, सेम टू सेम एप्लीकेशन वही है। वहाँ भी अपन एक तरीके से ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होते थे, ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लेते थे, सेम टू सेम वही एप्लीकेशन है, यहाँ भी वही होती है सेम टू सेम। 1023C में भी यही एप्लीकेशन होती है। अब इसके बाद जो कमिश्नर है इनकम टैक्स का या प्रिंसिपल कमिश्नर है, वो अप्रूवल दे देगा ट्रस्ट को। अप्रूवल कब तक दे देगा? जिस मंथ में एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से, जिस मंथ में ट्रस्ट ने एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर कमिश्नर अप्रूवल देगा। अप्रूवल कौन सी देगा? यहाँ पे फाइनल अप्रूवल नहीं देगा, प्रोविजनल अप्रूवल देगा। यहाँ ट्रस्ट को जो अप्रूवल मिलेगी कैसे मिलेगी? प्रोविजनल अप्रूवल। यहाँ कमिश्नर कुछ चेक नहीं करेगा, ऐसे कैसे अप्रूवल पकड़ा देगा, बस एक बार अप्रूवल दे देगा। और ये प्रोविजनल जो अप्रूवल है, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये 3 ईयर्स के लिए क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। अब मेन चीज़ है फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब ट्रस्ट चाहे तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कब तक अप्लाई करना पड़ेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए? तो बता रखा है, जैसे ही ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, 3 ईयर का टाइम है, उससे कम से कम 6 मंथ पहले, उससे कम से कम 6 मंथ पहले इसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। या ट्रस्ट जैसे ही अपनी एक्टिविटी कमेंस कर लेता है, जैसे ही ट्रस्ट अपनी एक्टिविटी कमेंस कर लेता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर ट्रस्ट को क्या करना है? फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो देखो अब क्या है, ट्रस्ट आप बना लो, अब 3 ईयर का आपको टाइम है। 3 ईयर आपने मान लो एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, 3 ईयर के अंदर अंदर आप अपनी एक्टिविटी कमेंस कर लो। कौन सी एक्टिविटी? चैरिटेबल एक्टिविटी या रिलीजियस एक्टिविटी कमेंस कर लो। और उसके बाद क्या कर दो आप? उसके 6 महीने के अंदर अंदर जैसे एक्टिविटी कमेंस करी, आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। और जैसे आपने एक्टिविटी कमेंस करी, आपने अप्लाई किया फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, अब क्या करेगा? कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर अब आपकी चेकिंग करेगा कि आपकी एक्टिविटीज़ जेन्युइन है या नहीं है, आप कंप्लाई कर रहे हो चीज़ों को नहीं कर रहे, आपकी एक्टिविटी सच में गरीबों की मदद करने की है या नहीं है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो चेकिंग करेगा। तो कमिश्नर क्या करेगा? उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उसको रिसीव हुई, उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा चेकिंग करके। अब टाइम 6 मंथ क्यों लेगा? देखो पहले तो उसने 1 मंथ का टाइम लिया, अब 6 मंथ क्यों लेगा? पहले उसने कोई चेकिंग नहीं करी थी, अब वो चेकिंग करेगा। अब वो देखेगा आपकी एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या, आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये चेक करेगा। इसलिए वो 6 मंथ का टाइम लेगा। और 6 मंथ के अंदर अंदर या तो आपको रजिस्टर कर देगा या रजिस्टर करने से मना कर देगा। रजिस्टर कब करेगा? अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आपकी एक्टिविटीज जेन्युइन है और आप अदर लॉ का कंप्लाई कर रहे हो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्युइन है और ट्रस्ट जो है अदर लॉ, ट्रस्ट के ऊपर जो भी अदर लॉ लगते हैं, मान लो ट्रस्ट के ऊपर लगता है GST एक्ट या ट्रस्ट के ऊपर मान लो लगता है फैक्ट्रीज एक्ट, तो ट्रस्ट उनको कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये वो चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो रजिस्टर कर देगा, नहीं तो रजिस्टर करने से मना कर देगा। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर किसी ट्रस्ट को मिल गया तो 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा, हमेशा के लिए वैलिड नहीं रहेगा, 5 ईयर्स के लिए वो वैलिड रहेगा। हाँ, ट्रस्ट चाहे तो 5 ईयर्स के बाद उसको रिन्यू करवा सकता है, वही एप्लीकेशन करके CIT को एप्लीकेशन करके क्या कर सकता है, ट्रस्ट चाहे तो उसको रिन्यू करवा सकता है। ये पूरा प्रोसीजर अब चेंज हो गया। पहले प्रोसीजर था 12AA में, वो अलग प्रोसीजर था, अभी प्रोसीजर आ गया, कुछ काम का नहीं है प्रोसीजर। मैंने बताया आपको, गलती से 1 आधे नंबर का MCQ आ जाएगा तो आ सकता है, बाकी इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कभी बनेगा नहीं और थ्योरी के क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे, ट्रस्ट के चैप्टर में कभी थ्योरी के क्वेश्चन आते नहीं। अगला बता रखा है, अगर ट्रस्ट को एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो कमिश्नर चाहे तो, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर चाहे तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। बाद में कभी भी कमिश्नर चाहे तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। अगर कमिश्नर को क्या लगता है कि ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, बाद में ट्रस्ट कमिश्नर को पता चला कि ट्रस्ट क्या कर रहा है, फेक एक्टिविटीज़ कर रहा है, ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, CIT क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। दूसरा, अगर CIT को पता चला कि ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था गरीबों की मदद करने का, वो अमीरों की मदद कर रहा है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था गरीबों में कंबल बांटने का, वो अमीरों को कंबल बांट रहा है या वो अपने घर वालों को कंबल बांट रहा है, तो CIT क्या कर सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तीसरा, अगर कमिश्नर को पता चलता है कि ट्रस्ट अदर लॉ का कंप्लाई नहीं कर रहा, अदर लॉज जो भी लगते हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहा, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। आगे बता रखा है, एक स्पेशल पॉइंट और बता रखा है, मान लो कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव था गरीबों की मदद करने का, रिलीफ ऑफ पुअर का ऑब्जेक्टिव था। अब ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाहता है, चेंज करके वो योगा करना चाहता है या एजुकेशन करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही उसने अपने ऑब्जेक्टिव चेंज किए, जैसे उसने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया, उससे 30 डेज के अंदर उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो पुराने रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चला सकता, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाई नहीं करता तो उसके हाथ कांड हो जाएगा, आगे एग्जिट टैक्स वाला कांड हो जाएगा जो आपको आगे जाके पता पड़ेगा। तो अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करता है तो 30 डेज के अंदर ट्रस्ट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
आगे एक सेक्शन बता रखा है सेक्शन 13, बिल्कुल फालतू सेक्शन, कुछ काम का नहीं है, अपने कुछ काम आएगा भी नहीं है। ये बताता है कि 4 केस ऐसे हैं जहाँ सेक्शन 11 की आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और 4 केस में आपकी एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। ट्रस्ट की एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी और विड्रॉ हो गई ना एग्जाम्शन, तो दिक्कत क्या हो सकती है, एग्जाम्शन विड्रॉ हो गई तो ट्रस्ट एक तरीके से अनरजिस्टर्ड हो गया। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट पे क्या होता है, एक सेक्शन होता है सेक्शन 164, वहाँ एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाता है। जो अपन मिसलेनियस प्रोविजन में देखेंगे वहाँ ट्रस्ट और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बन जाता है, एक तरीके से प्राइवेट टाइप का ट्रस्ट बन जाता है और उसकी इनकम पे एमएमआर लग जाता है। एमएमआर 42.744% की रेट से टैक्स लग जाता है, तो वो तो अपन आगे देखेंगे। तो 4 केस बता रखे हैं जहां आपकी सेक्शन 11 की एग्जाम्शन क्या है, विड्रॉ हो जाएगी और आप अनरजिस्टर्ड हो जाओगे। एक तरीके से सेक्शन 11 की एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। सेक्शन 13 में बता रखे हैं कौन कौन से केस बता रखे हैं। पहला, मान लो ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है। मान लो ट्रस्ट का एक मंदिर है और ट्रस्ट ने क्या कंडीशन लगा रखी है कि उस मंदिर में ट्रस्ट के घर वाले दर्शन कर सकते हैं, या ट्रस्ट की मान लो एक मस्जिद है जिसमें ट्रस्ट ने लगा रखी है कि खाली ट्रस्ट के जो घर वाले हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसे केस में उस ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ट्रस्ट की एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। दूसरा केस, कोई ट्रस्ट है जो पार्टिकुलर रिलीजियस कास्ट या कम्युनिटी के लिए बना है। मान लो कोई ट्रस्ट है जो बनियों के लिए बना है, या कोई ट्रस्ट है मान लो ब्राह्मणों के लिए बना है, या मान लो कोई ट्रस्ट है हिंदुओं के लिए बना है, या कोई ट्रस्ट है मान लो मुसलमानों के लिए बना है, तो उस ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा केस बता रखा है, अगर आप क्या करते हो, अगर ट्रस्ट क्या करता है अपनी इनकम स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज करता है। अगर ट्रस्ट क्या करता है अपनी इनकम को स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब ट्रस्ट के जो रिलेटिव है, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए यूज करता है। मतलब ट्रस्ट एक तरीके से अपनी इनकम से रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाता है, रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो भी ट्रस्ट को सेक्शन 11 की बेनिफिट नहीं मिलेगी और उसकी एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। अगर ट्रस्ट थोड़ा भी फायदा पहुंचा देता है रिलेटिव को, तो ट्रस्ट को सेक्शन 11 की बेनिफिट नहीं मिलेगा और ट्रस्ट की एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। अब फायदा पहुंचाने का मतलब क्या हुआ, मान लो ट्रस्ट क्या करता है, कंबल बांटता है गरीबों को। ट्रस्ट अपने रिलेटिव को फ्री में कंबल बांट देता है, क्या हुआ, ट्रस्ट ने अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचा दिया। दूसरा, मान लो ट्रस्ट क्या करता है, बाकी लोगों को तो लोन देता है 10% पर एनम के रेट पे और रिलेटिव को 2% पर एनम पे, तो ट्रस्ट ने क्या किया, रिलेटिव को फायदा पहुंचा दिया। तीसरा केस, मान लो ट्रस्ट क्या करता है, योग की शिक्षा देता है, योगा का इंस्टीट्यूट है ट्रस्ट का, तो योगा की शिक्षा देता है, बाकी लोगों से तो चार्ज करता है 10,000 पर मंथ और रिलेटिव से चार्ज करता है 2,000 पर मंथ, तो क्या हो गया, उससे रिलेटिव को फायदा पहुंचा दिया। या मान लो ट्रस्ट किसी रिलेटिव को पेमेंट कर रहा है, रेंट का पेमेंट कर रहा है, मार्केट वैल्यू तो है 1 लाख और रिलेटिव को पेमेंट कर रहा है 5 लाख का। 1 लाख मार्केट वैल्यू और पेमेंट कर रहा है 5 लाख का, 48 एक तरीके से हो गया, 48 वाला इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू पेमेंट कर रहा है, तो क्या हुआ, रिलेटिव को फायदा पहुंचा दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेक्शन 11 की एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी और ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट पहुंचाना मतलब 2 चीज़ें, या तो रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर दिया, कोई सर्विस का पेमेंट किया या गुड्स वगैरह का पेमेंट किया, एक्सेस पेमेंट कर दिया, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा का पेमेंट कर दिया, या आप रिलेटिव को सर्विस दे रहे हो, ट्रस्ट वाला कोई सर्विस दे रहा है, उसके बदले में ट्रस्ट ने कम अमाउंट चार्ज किया, या तो चार्ज कम किया या चार्ज ही नहीं किया। ट्रस्ट ने जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में या तो अमाउंट कम चार्ज किया या चार्ज ही नहीं किया, इसे बोलते हैं फायदा पहुंचाना। तो रिलेटिव को फायदा नहीं पहुंचा सकता ट्रस्ट, और ट्रस्ट खुद फायदा ले सकता है क्या, हाँ खुद फायदा ले सकता है। खुद फायदा कैसे ले सकता है, मान लो ट्रस्ट रिलेटिव को कम पेमेंट कर रहा है, हाँ कम पेमेंट करते कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, पेमेंट कर रहा है 1 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ट्रस्ट क्या करता है, सेल कर रहा है रिलेटिव को सप्लाई दे रहा है, तो बाकी लोगों को तो चार्ज करता है 5 लाख और रिलेटिव से चार्ज कर रहा है 6 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है, खुद फायदा ले सकता है, लेकिन रिलेटिव को फायदा नहीं पहुंचा सकता, रिलेटिव को फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा पहुंचा दिया तो एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद बता रखा है, अगर ट्रस्ट अपने फंड्स 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, सेफ इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने फंड्स को जुए वगैरह में लगाता है, सट्टे वगैरह में लगाता है, तो उसकी एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। उसकी एग्जाम्शन क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। इन 4 केस में एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी, सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा पॉइंट कभी आएगा भी नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आ गया क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या होगा फिर तो आपको इनकम सारी की सारी इनकम टैक्सेबल काम ही खत्म, तो ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं। अब बता रखा है स्पेसिफाइड पर्सन, ट्रस्ट के रिलेटिव कौन होते हैं, तो ऑथर और फाउंडर ट्रस्ट का रिलेटिव माना जाएगा। कोई पर्सन है जो 50,000 से ज़्यादा का ट्रस्ट को डोनेशन देता है, तो वो भी ट्रस्ट का रिलेटिव बन जाएगा। ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी या मैनेजर है, ट्रस्ट का रिलेटिव माना जाएगा। ऊपर जो पर्सन बता रखे हैं, ऑथर, फाउंडर, डोनर, ट्रस्टी, मैनेजर, इनके भी कोई रिलेटिव है, इनके भी कोई रिलेटिव क्या बन जाएंगे, ट्रस्ट के रिलेटिव बन जाएंगे। अब रिलेटिव क्या मानोगे इनके, जो 56-10 में बता रखे हैं, 56-10 ना अपना अदर सोर्स वाला, या पूरे खानदान को रिलेटिव बना रखा है, तो सब भी ट्रस्ट के रिलेटिव बन जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसी कंसर्न है जिसमें अब जो पर्सन बता रखे हैं उनका किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी में, किसी फर्म में, तो वो भी ट्रस्ट के रिलेटिव बन जाएंगी, तो रिलेटिव में यहाँ काफ़ी वास्ट लोगों को कवर कर रखा है। अब इसमें एक पॉइंट और है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6। ये क्या बोलता है, अपने देखो एक पॉइंट देखा था कि ट्रस्ट अगर अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाता है तो उसकी एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। रिलेटिव को फायदा पहुंचाता है, या तो उनको ज़्यादा पेमेंट कर देता है, या जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में कम चार्ज करता है, चार्ज ही नहीं करता, तो वो हो गया फायदा पहुंचाना। तो फायदा पहुंचाता है तो एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट है ना, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगा।
कोई एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, और वो क्या कर रहे हैं, वो रिलेटिव को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा कैसे पहुंचा रहे हैं, फायदा कौन सा वाला पहुंचा रहे हैं, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। वो रिलेटिव को फ्री में एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। मान लो एक ट्रस्ट है जिसकी स्कूल है, वो बाकी लोगों से फीस चार्ज करता है 50,000 रुपीज़ और रिलेटिव से चार्ज ही नहीं करता, तो ये भी क्या हुआ, रिलेटिव को फायदा पहुंचाना हो गया। ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग तो क्या हो जानी चाहिए थी, एग्जाम विड्रॉ, लेकिन 13(6) में इनको एग्जाम कर दिया। इनको बोला कि अगर कोई एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और वो अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाता है, फायदा कैसा वाला, फ्री एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी देके, फ्री एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देके फायदा पहुंचाता है, तो उसको सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी एग्जामिशन विड्रॉ नहीं होगी। बस एक दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या हो जाएगी, जितने वैल्यू की फैसिलिटी उस ट्रस्ट ने उस रिलेटिव को दी, जितने वैल्यू की फैसिलिटी फ्री में उस ट्रस्ट ने दी, उतने अमाउंट की फैसिलिटी ट्रस्ट की इनकम बना देंगे, उतने अमाउंट की अपन ट्रस्ट की इनकम बना देंगे। मान लो स्कूल वाला ट्रस्ट बाकी लोगों से 50,000 फीस चार्ज करता है और रिलेटिव से चार्ज नहीं करता, तो 50,000 मार्केट वैल्यू फीस की 50,000 है, तो 50,000 ट्रस्ट की क्या बन जाएगी, डीम्ड इनकम बन जाएगी। डीम्ड इनकम बन जाएगी 13(6) में। ये पॉइंट था। अब आ जाओ सबसे मेन चीज, टोटल इनकम ट्रस्ट की जो निकालेंगे उसका फॉर्मेट कैसे होगा। ये फॉर्मेट दिमाग में फिट कर लो, अगर ये फिट कर लिया आपने तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, अगर कॉर्पस डोनेशन दे रखा है, ट्रस्ट ने कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट को रिसीव हुआ है, रिसीव चाहे कैश में हो चाहे बैंक। देखो यहाँ एक चीज़ और है, चाहे आपको कैश में मिला हो चाहे बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनेशन वगैरह तो कैश में मिला हो बैंक में मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में दे दे कैश में मिला 50,000 का या 5 लाख का, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉर्पस डोनेशन मिला, अगर ट्रस्ट ने उसको सेफ मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया, सेफ मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या कर देंगे अपन, नील ले लेंगे। सेफ मोड्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो उसको अपन नॉर्मल डोनेशन मान लेते हैं। सेफ मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो नील ले लेंगे। दूसरा, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट मिला ट्रस्ट को, 10(1) वाली इनकम हुई। 10(1) वाली कौन सी, एग्रीकल्चर इनकम, या 0.1 and 2 ऑफ 1023C वाली इनकम। कौन सी इनकम, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जिसकी एग्रीगेट ग्रोस रिसीट अप टू 5 करोड़ है, तो उस केस में क्या कर देंगे, उसकी इनकम को नील ले लेंगे। इसके अलावा मान लो अगर ट्रस्ट की कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है और उनकी एग्रीगेट रिसीट जो है ग्रोस रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो क्या करोगे, तो अपन को लेनी है उनकी ग्रोस रिसीट। क्या लेनी है यहाँ पे, ग्रोस रिसीट। इनकम नहीं लेनी उनकी, नेट इनकम क्या लेनी है, ग्रोस रिसीट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अपन क्या लेंगे यहाँ पे, ग्रोस रिसीट। अगर आपने नेट इनकम ले ली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ग्रोस रिसीट लेता है, अगर लास्ट के आप पेपर से उठाओगे ना, एक एग्जाम इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेट दिया, बाकी किसी भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेट नहीं दिया, तो अपन क्या लेंगे, हमेशा ग्रोस रिसीट लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अपन क्या लेंगे यहाँ पे, ग्रोस रिसीट लेंगे। ग्रोस रिसीट ही लेनी है अपन को, कोई अल्टरनेट वगैरह कुछ नहीं देना अपन को, खाली ग्रोस रिसीट लेनी है। ग्रोस रिसीट लोगे तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नेट इनकम ले ली तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से सिर्फ एक एग्जाम ऐसा है जिसमें ग्रोस रिसीट भी ली है और एक अल्टरनेट आंसर में नेट इनकम भी ली है, नेट इनकम भी ली है। लेकिन अपन को तो ग्रोस रिसीट लेना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट सभी एग्जाम में और फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या लेता है, ग्रोस रिसीट लेता है। तो ग्रोस रिसीट लेंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जिनकी एग्रीगेट रिसीट कितनी है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, अपन ले लेंगे ग्रोस रिसीट। मान लो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, योगा वगैरह का इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ लिमिट वगैरह नहीं होती। ये जो लिमिट है ना 5 करोड़ की, किसके लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वगैरह के लिए। बाकी वो लोग के लिए तो अगर मान लो ग्रोस रिसीट 10 लाख भी है तो अपन 10 लाख ले लेंगे, पूरी की पूरी 10 लाख ले लेंगे। ये बात भी ध्यान रखना, कुछ लोग कभी कभी उसको भी एग्जाम कर देते हैं कि योगा का इंस्टीट्यूशन है या मान लो या कोई और इंस्टीट्यूशन है ट्रस्ट का, तो उसमें ग्रोस रिसीट आ रही है तो उसको अपन को एग्जाम नहीं करना, वो अपन ले लेते हैं जितनी होती है। इसके अलावा कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम ये अपन ले लेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव, ये भी अपन ले लेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट ले लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल वाला। नॉर्मल डोनेशन ले लेंगे। देखो नॉर्मल डोनेशन में क्या क्या आ जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन में जो नॉर्मल डोनेशन दे रखा है वो आ जाएगा। एक कॉर्पस डोनेशन, अगर आपने सेफ मोड्स में इन्वेस्ट नहीं किया वो भी अपन नॉर्मल मान लेंगे। इसके अलावा देखो अपने एक पढ़ा था एनोनिमस डोनेशन, उसमें एक लिमिट निकाली थी अपन ने 5% ऑफ टोटल डोनेशन और ₹1 लाख विच एवरेज हायर। वो लिमिट भी क्या मानी जाएगी, नॉर्मल डोनेशन, इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन लिमिट। वो लिमिट भी क्या मानी जाती है, नॉर्मल डोनेशन, वो भी अपन यहाँ ले लेंगे। इन सब का टोटल करेंगे, ये आ जाएगी एनी अदर इनकम। इन सब का टोटल आ गया, इसमें से 15% लेस कर देंगे, 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। ये बच गया आपका 85%, ये बच गया आपका 85%। अब इसमें से ये बच गया 85%, इसमें से क्या करेंगे अपन, जितना अमाउंट ट्रस्ट ने इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया वो अपन लेस कर देंगे। क्या क्या करा था वो अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी, कि किन किन चीज़ों को अप्लाइड मानते हैं वो अपन ने पढ़ लिया। किन किन चीज़ों को अप्लाइड नहीं मानते उनको अपन सबको नील दिखाएंगे। सबको क्या दिखाएंगे, नील दिखाएंगे। दिखाना जरूर है लेकिन क्या दिखाना है, नील दिखाना है। फिर डीम्ड अप्लाइड वाला केस देखा था अपन ने, 2 केस को डीम्ड अप्लाइड मानते हैं। एक तो या तो इनकम रिसीव नहीं होती या इनकम रिसीव होती है लास्ट स्टेज में, तो उनको डीम्ड अप्लाइड मान देंगे, उनको भी लेस कर देंगे। लेकिन अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो अगर इनकम रिसीव नहीं होती ट्रस्ट को तो उसको इग्नोर कर देना, उस वाले पॉइंट को, आउटस्टैंडिंग वाले पॉइंट को इग्नोर ही कर देना, उस पॉइंट को इग्नोर कर देना, वो अपन को कंसिडर करना ही नहीं।
इसके अलावा एक सेक्शन 11(2) देखा था अपन ने, ट्रस्ट अगर इनकम अकुमुलेट करता है तो जितना अकुमुलेट किया वो अपन लेस कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखी थी, अगर ट्रस्ट को अर्ली ईयर्स में लॉस होते हैं तो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। पहले तो सेट ऑफ हो जाते थे, लेकिन अब सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको नील दिखाना पड़ेगा, नील दिखा देना। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम में इन अर्ली ईयर्स, मतलब एक तरीके से लास्ट ईयर में खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी, एक तरीके से लास्ट ईयर में लॉस था तो अलाउड नहीं होता, तो उसको अपन क्या कर देंगे, नील दिखा देंगे। इसके बाद डीम्ड इनकम 11(3), सेक्शन 11(3) में अपन डीम्ड इनकम पढ़ी थी 4 केस में। ट्रस्ट अगर अकुमुलेट वाली अमाउंट का मिस यूटिलाइजेशन करता है, गलत यूज़ करता है, किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर देता है या 11(5) मोड से विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, वो जितनी अमाउंट करता है उतनी अपन डीम्ड इनकम बना दी। डीम्ड इनकम बना ली। एक डीम्ड इनकम और बनती है, वो ज़्यादा काम की नहीं है, वो कौन सी बनती है, ये 13(6) वाली, ये और बनती है। अगर कोई एजुकेशनल या मेडिकल ट्रस्ट है, वो क्या करता है, अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाता है, कौन सा, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी वाला, जितने वैल्यू का फायदा पहुंचाता है वो भी क्या बन जाएगी, डीम्ड इनकम बन जाएगी, वो और ऐड कर देंगे। बस जो भी पॉइंट्स है सारे के मैंने यहाँ कवर कर लिए, और ये ऐड करते ही आ जाएगी अपनी टोटल इनकम, कौन सी वाली, नॉर्मल रेट वाली, इस पर लगेगी नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कौन सी लगती है, ट्रस्ट पे स्लैब लगता है। ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है, ट्रस्ट पे स्लैब लगता है 2.5 लाख वाला, 2,50,000 वाला स्लैब लगता है, वो स्लैब लगाएंगे। फिर एनोनिमस डोनेशन ऐड करेंगे, कौन सा, 115 बीबीसी वाला, जितना 115 बीबीसी में टैक्सेबल होता है वो ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम एनोनिमस डोनेशन रिसीव माइनस वो लिमिट, और उसके बाद जो बचता है ना वही तो आता है एनोनिमस डोनेशन, वो वाला अपन यहाँ ऐड करेंगे। पूरा मत कर देना ऐड, एनोनिमस डोनेशन रिसीव माइनस लिमिट, और उसके बाद जो आता है वो अपन यहाँ ऐड कर देंगे। इसको अलग से ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर स्पेशल रेट लगेगी 30% वाली, 115 बीबीसी वाली स्पेशल रेट। दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी ट्रस्ट की टोटल इनकम, ये आएगी ट्रस्ट की टोटल इनकम। जो नॉर्मल रेट वाली इनकम है उस पर स्लैब लगा देंगे, और एनोनिमस डोनेशन जो 115 बीबीसी वाला है उस पर 30% लगा देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे अगर टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस करिए तो सरचार्ज भी लगाएंगे, और सेस तो लगाना है। ट्रस्ट के केस में सरचार्ज कब लगेगा, 50 लाख वाली लिमिट है ट्रस्ट के केस में, 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो 10% सरचार्ज लगेगा। वो इंडिविजुअल वाला केस है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वही लगेगा सेम टू सेम, वो वाला सरचार्ज लग जाएगा, उस अकॉर्डिंग सरचार्ज लगा देंगे और निकाल देंगे अपन टैक्स, इस अकॉर्डिंग टैक्स निकलता है। ये कंसेप्ट था, और इसका क्वेश्चन ऐसा मान लो 10 में से 7-8 अटेम्प्ट में इसी का क्वेश्चन आता है टोटल इनकम निकालने का, और एक आधा अटेम्प्ट में या 2-3 अटेम्प्ट में अपना एग्जिट टैक्स वाला क्वेश्चन आएगा। एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट और देख लेते हैं। इस ट्रस्ट में बस फिक्स है या तो एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन या टोटल इनकम का क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का इस चैप्टर का फिक्स वेटेज है 10 मार्क्स का, एक आध नंबर का एमसीक्यू और 8 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स। तो इस चैप्टर को अपन को अच्छे से करना, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। अब एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट देखेंगे अपन सेक्शन 115 टीडी में, 115 टीडी में। ये क्या है, टैक्स, एग्जिट टैक्स, टैक्स ऑन अक्रेडिटेड इनकम ऑफ सर्टेन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। अक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स लगता है। क्या है अक्रेडिटेड इनकम, तो देखो मान लो कोई ट्रस्ट था जो रजिस्टर्ड था, 10 ईयर से रजिस्टर्ड था। अब 10 ईयर से रजिस्टर्ड था, 10 ईयर से वो एग्जामिनेशन के मजे ले रहा था, सेक्शन 11 के एग्जामिनेशन के मजे ले रहा था। करंट ईयर में उसने कुछ कांड कर दिया। कांड क्या कर दिया कि उसकी एक्टिविटी जेन्युइन वगैरह नहीं है, या वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो मान लो सीआईटी ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो अब ट्रस्ट को आगे तो एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी। चलो आगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसने 10 ईयर से तो मजे ले लिए, पीछे के 10 साल में तो उसने मजे ले लिए, तो अब उनके जो उसने मजे लिए उनको विड्रॉ कैसे किया जाए, तो उसके लिए इनकम टैक्स वाले एक कंसेप्ट लेके आए कि उनको विड्रॉ कैसे किया जाए, उसके लिए एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट लाया गया। तो एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट क्या बोलता है, तो उस ट्रस्ट ने जो मजे लिए थे 10 ईयर्स में उस पर ये टैक्स लगा देंगे। कैसे टैक्स लगा देंगे, उस ट्रस्ट की आज की डेट की, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन की जो भी उसकी नेट एसेट वैल्यू है उस पर वो एमएमआर की रेट से क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। कौन सा टैक्स, एग्जिट टैक्स। एमएमआर की रेट क्या होगी, 34.944%। कितनी होगी, 34.944%। अब आप बोलोगे एमएमआर की रेट तो 42.744% होती है, लेकिन ट्रस्ट के केस में, एग्जिट टैक्स के केस में, खाली एग्जिट टैक्स के केस में, इनकम टैक्स में कि इकलौता सेक्शन है जहाँ पे क्या रेट होगी, 34.944। अभी रेट आई कैसे, इसमें देखो 30% टैक्स है, 12% कंपल्सरी सरचार्ज है और 4% क्या है, सेस है। ये तीनों मिलके आई है 34.944। यहाँ सरचार्ज 12% क्यों है, देखो वैसे सरचार्ज एमएमआर में कितना होता है, एमएमआर में 37 होता है, यहाँ 12 क्यों है। इस जो एग्जिट टैक्स होता है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स मानते हैं। जैसे बाईबैक का टैक्स होता था ना, उसको क्या मानते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स मानते थे। अपने बाईबैक के टैक्स में देखा था, वहाँ सरचार्ज कितना लगता है, 12%। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स होता है उस पर सरचार्ज मैक्सिमम 12% लग सकता है, ऐसा मेमोरेंडम, तो उस पर 12% सरचार्ज लग सकता है। तो यहाँ सरचार्ज इन्होंने 12% ऐड किया, इस कारण ये एमएमआर कितनी है, 34.944। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जिट टैक्स के केस में एमएमआर कितनी आएगी, 34.944। बाकी हर जगह एमएमआर कितनी है अपनी, 42.744। बस यहीं क्या है, 34.944। अभी एग्जिट टैक्स कब लगता है, तो अगर ट्रस्ट 3 कांड कर देता है, 3 में से कोई सा भी एक कांड कर देता है तो ट्रस्ट पे लग जाएगा एग्जिट टैक्स। पहला कांड क्या है, अगर ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। नॉन एलिजिबल फॉर्म मतलब या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, कर सकता है ना सीआईटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अपने पढ़े 2-3 केस।
दूसरा, ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है तो ट्रस्ट को 30 डेज में क्या करना पड़ता है, फ्रेश सजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मान लो ट्रस्ट ने प्रीवियस ईयर में फ्रेश सजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन अप्लाई तो कर दिया उसने, लेकिन उसका एप्लीकेशन कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया, कमिश्नर ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो अक्रेडिटेड इनकम है उस पर MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा। अगला केस, ट्रस्ट का किसी ऐसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है जिसके ऑब्जेक्ट्स अलग है, या जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो 12AA में या 12AB में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसमें मर्जर हो जाता है। अब आप बोलोगे 12AA क्यों लिखा मैंने, देखो क्वेश्चन में कभी कभी वो 12AA भी दे सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। 12AA पहले चलता था, पहले वाले जो ट्रस्ट 12AA में कवर थे उनको भी अब रिन्यूअल करवाना पड़ रहा है 12AB में, तो क्वेश्चन में गलती से वो 12AA लिख देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो 12AA लिख दे, 12AB लिख दे, एक ही बात है। 12AA पहले का सेक्शन था, रजिस्ट्रेशन का क्या आया, 12AB आया। तो ट्रस्ट का किसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है जिसके ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, या जो 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा केस। तीसरा केस, अगर मान लो किसी ट्रस्ट का डिजोल्यूशन हो रहा है, कोई ट्रस्ट बंद हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, उस ट्रस्ट को जो भी उसके असेट है वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को 12 मंथ के अंदर बांटने पड़ते हैं। जिस मंथ में डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर दूसरे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। अगर ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ट्रस्ट की एक्रेडिटेड इनकम पे क्या हो जाएगा, MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा। ट्रस्ट पे क्या लग जाएगा, एग्जिट टैक्स लग जाएगा। तो दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, रजिस्टर्ड कौन सा, या तो 12AA वाला या 12AB वाला या 1023C वाला, 12AA वाला, 12AB वाला या 1023C वाला, उसको बांटने पड़ते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं बांटता तो ट्रस्ट की अक्रेडिटेड इनकम पे क्या लग जाएगा, MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा। MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा कि 3 केस में MMR की रेट से टैक्स लग जाता है। अब अक्रेडिटेड इनकम निकालोगे कैसे, तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स आ रहे हैं उनकी एग्रीगेट FMV लेनी है, एग्रीगेट FMV लेनी है, और उसमें से ट्रस्ट की जो भी लाइबिलिटीज है लेस कर दो, ये आ जाएगी आपकी अक्रेडिटेड इनकम, और इस पर एग्जिट टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा, जो भी अक्रेडिटेड इनकम आ गई इसको इंटू कर दो 34.944%, अलग से सरचार्ज सेस मत जोड़ देना, क्योंकि इस 34.944% में सब चीज़ें इंक्लूड है, ये आ जाएगा एग्जिट टैक्स। अब कुछ नोट बता रखे हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें बता रखी है। पहली क्या बता रखा है कि जो अपन अक्रेडिटेड इनकम निकालेंगे तो कुछ एसेट अपन इग्नोर कर देंगे, कुछ एसेट अपन अक्रेडिटेड इनकम निकालते वक्त एसेट्स में लेंगे ही नहीं, एसेट्स होते हुए भी नहीं लेंगे। वो लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, शेयर्स वगैरह भी हो सकता है, लेंगे नहीं। कौन कौन से एसेट नहीं लेंगे वो देख लो। पहला बता रखा है, कोई एसेट आपने एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा था, मान लो एक लैंड आपने एग्रीकल्चर इनकम से खरीदी थी, तो एग्रीकल्चर इनकम से खरीदी थी, तो मान लो अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी नहीं होता, मान लो ट्रस्ट सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड भी नहीं होता, ट्रस्ट एक नॉर्मल पर्सन होता, तो एग्रीकल्चर इनकम तो सभी की एग्जाम होती है। एग्रीकल्चर इनकम तो सेक्शन 10(1) में सभी की, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर इनकम होती है सभी की एग्जाम होती है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम से ट्रस्ट ने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो ट्रस्ट ने उस पर कोई बेनिफिट लिया ही नहीं, एक तरीके से कोई बेनिफिट लिया ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी नहीं होता तो भी एग्जाम होती। तो एग्रीकल्चर इनकम से ट्रस्ट ने जो एसेट खरीदा था उसको अपन इग्नोर कर देंगे, उसको अपन नहीं लेंगे। दूसरा, ट्रस्ट ने कोई एसेट कब खरीदा था, जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था, मतलब जब ट्रस्ट क्रिएट हुआ उस दिन से लेकर के जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस पीरियड में खरीदा था, मतलब जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था तो उस एसेट को भी अपन इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था तब ट्रस्ट ने जब एसेट खरीद लिया तो उस ट्रस्ट का बताओ, ट्रस्ट को बेनिफिट मिला होगा क्या, सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन मिला होगा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, एक सेक्शन था 12A, क्या बोलता था, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 11 का बेनिफिट लेने के लिए। तो जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था तो कोई एसेट आपने कब खरीदा था, जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो उस एसेट को भी अपन को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि उस पर भी अपन को बेनिफिट नहीं मिला हुआ, तो उसको भी एसेट नहीं मानना, तीसरा, ट्रस्ट क्या कर देता है डिजोल्यूशन के केस में, जिस मंथ में डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर किसी दूसरे ट्रस्ट को जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जितनी वैल्यू के एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उतनी वैल्यू के एसेट भी नहीं लेने। मान लो ट्रस्ट ने 5 लाख के एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दूसरे ट्रस्ट को 12 महीने के अंदर, तो वो 5 लाख के एसेट भी अपन को इग्नोर करने, वो भी अपन को इग्नोर करने। तो 3 टाइप के एसेट इग्नोर करने। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ और है, ये भी ध्यान से देखना, लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव एसेट ऑल्सो हैज टू बी इग्नोर्ड। इन ऊपर में जो 3 एसेट बता रखे हैं इनके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी भी दे रखी है, इनके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी भी उस ट्रस्ट की बैलेंस शीट में आ रही है। मान लो ट्रस्ट ने एक एसेट खरीदा था जब ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड था, तो उस एसेट को अपन इग्नोर कर दिया, उस एसेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है बैलेंस शीट में, उस एसेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है, स्पेसिफिक बता रखा है उस एसेट की लाइबिलिटी है, तो उस लाइबिलिटी को भी क्या कर देना, इग्नोर करना। इन एसेट की कोई लाइबिलिटी है, इन 3 एसेट की कोई लाइबिलिटी है, तो उस लाइबिलिटी को भी क्या करना है, उस लाइबिलिटी को भी अपन को इग्नोर करना है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ अपन को एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, एफएमवी निकालनी है, कब की निकालोगे, तो उसके लिए डेट बता रखी है। अगर ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन की वैल्यू ले लेना, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन की वैल्यू ले लेना। अगर ट्रस्ट ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करता है तो मॉडिफिकेशन वाले दिन की वैल्यू ले लेना, अगर ट्रस्ट का किसी दूसरी एंटिटी में मर्जर हो जाता है तो मर्जर वाले दिन की वैल्यू लेना। और अगर डिजोल्यूशन वाला केस है तो डिजोल्यूशन वाले दिन की वैल्यू लेना।
रजिस्ट्रेशन वाला केस है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला केस है तो कैंसिलेशन वाले दिन की वैल्यू ले लेना। ऑब्जेक्ट मॉडिफाई वाला केस है तो मॉडिफिकेशन के दिन की वैल्यू ले लेना। मर्जर वाला केस है तो मर्जर के दिन की वैल्यू ले लेना। और अगर डिजोल्यूशन वाला केस है तो डिजोल्यूशन के दिन की अपन को वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू कैसे निकालोगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो देख लो। अपन को एसेट्स की लेनी है एफएमवी। सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। एसेट्स की अपन को एफएमवी लेनी है, एग्रीगेट एफएमवी लेनी है एसेट्स की वैल्यूएशन डेट की। कब की लेनी है? वैल्यूएशन डेट की। वैल्यूएशन डेट क्या होती है अपन ने देख ली। अब वैल्यूएशन डेट की वैल्यू लेनी है, लेकिन कौन कौन से एसेट छोड़ने। एक तो देखो पर अपने 3 एसेट मेंशन मैंने बताया था आपको, 3 एसेट। ये 3 एसेट तो छोड़नी है आपको, ये 3 एसेट तो आपको छोड़नी है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 एसेट तो आपको छोड़नी है। इसके अलावा 2 चीज़ें और ऐसी हैं जो एसेट ही नहीं मानी जाती, जो बैलेंस शीट में आ रही है एसेट साइड में, फिर भी छोड़नी है आपको। एसेट नहीं मानते जिसको, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल 5 एसेट छोड़ने हैं आपको। 3 तो जो मैंने ऊपर बताए थे आपको वो वाले, और इसके अलावा 2 चीज़ और, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एसेट अगर बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो इनको इग्नोर कर देना, इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, इनको लेना ही नहीं है। अब बाकी एसेट को लेना है। बाकी एसेट को कैसे लोगे तो एक एक करके देख लो। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में मान लो कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ रहे हैं किसी कंपनी के। ट्रस्ट ने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखे हैं, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ रहे हैं, कोटेड मतलब लिस्टेड। तो उनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, उनकी एफएमवी कैसे निकालोगे। उनकी एफएमवी कैसे निकालनी है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उन कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उन कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस थी, वैल्यूएशन डेट को उसका एवरेज ले लेना। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मान लो वैल्यूएशन डेट को लोएस्ट प्राइस थी 70 रुपीज़, हाईएस्ट प्राइस थी 90 रुपीज़, तो 70 + 90/2 80 आ गया, 80 पर शेयर आ गया। ये आ गई वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर जितने ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे उसे इंटू कर देना, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। मान लो वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं होती, वैल्यूएशन डेट को मार्केट बंद था, शेयर मार्केट बंद था, वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं थी, तो वैल्यूएशन डेट से जस्ट पहले जिस दिन ट्रेडिंग हुई, वैल्यूएशन डेट से जस्ट पहले जिस दिन ट्रेडिंग हुई उस दिन की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का आप एवरेज ले लेना। अगला है अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स। ट्रस्ट ने किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के या प्राइवेट कंपनी के अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखे हैं। अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं तो, या बॉन्ड्स हेल्ड कर रखे हैं, या डिबेंचर्स हेल्ड कर रखे हैं। कौन से? अनकोटेड अदर देन इक्विटी शेयर को छोड़ के। इक्विटी शेयर्स के लिए अलग से तरीका है, अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए अलग से तरीका है। तो अदर देन इक्विटी शेयर्स जो भी अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं उनकी वैल्यू क्या लोगे तो मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। अगला है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की क्या वैल्यू लेनी है? A + B - L / PE × PV। A + B - L / PE × PV। ये अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, इसको समझते हैं अपन। मान लो ट्रस्ट ने क्या कर रखे हैं, एक ट्रस्ट है, ये से कुछ कांड कर दिया, अब उस पर MMR की रेट से टैक्स लगेगा, एग्जिट टैक्स। तो उसने किसी अनकोटेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे किसी कंपनी के। मान लो ट्रस्ट ने एक पार्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसे शेयर्स कैसे हुए? अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। तो इसके शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं ट्रस्ट ने। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी। ट्रस्ट के लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको? उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी। तो इसमें देखो लाइबिलिटी सारी होंगी, असेट्स सारे होंगे, लाइबिलिटी सारी होंगे, असेट्स सारे होंगे। तो A + B जो है ये तो क्या है? असेट्स का टोटल है। A + B तो क्या है? असेट्स का टोटल है। इसमें से लेस क्या करना है आपको? -L। L क्या है? लाइबिलिटीज। A + B - L। PE क्या है जो डिवाइड करना अपन को? इस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड की जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, वो है PV। और PE और PV क्या है? PV जितनी पेड अप वैल्यू के शेयर्स ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं, जितनी पेड अप वैल्यू के शेयर्स ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं वो है PV। तो A + B - L / PE × PV। इस तरह से अपन वैल्यू निकालेंगे। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे? A + B। B मतलब यहाँ बता रखा है, अगर उस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटीज आ रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, बुलियन ज्वेलरी प्रेसियस स्टोन, शेयर सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियन ज्वेलरी प्रेसियस स्टोन, ये आ रहे हैं, तो इनकी तो ले लेना FMV। बाकी जो भी एसेट आ रहे हैं इसकी बैलेंस शीट में, इनके अलावा बाकी जो भी एसेट आ रहे हैं जैसे कैश आ रहा है, डेटर आ रहा है, स्टॉक वगैरह आ रहा है, इनकी क्या लेनी है? बुक वैल्यू। तो शेयर सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियन ज्वेलरी प्रेसियस स्टोन, इनकी तो FMV, बाकी एसेट्स की बुक वैल्यू। इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर उस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट में TDS TCS एडवांस टैक्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, TDS TCS एडवांस टैक्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, उनको इग्नोर कर देना। वो एसेट मानते ही नहीं है, TDS TCS एडवांस टैक्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको इग्नोर कर देना। बाकी एसेट की अपन वैल्यू ले लेंगे। L मतलब उस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लाइबिलिटीज क्या लेनी है? लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेनी है। लाइबिलिटीज क्या लेनी है? बुक वैल्यू। लेकिन ये टोटल 6 लाइबिलिटी दे रखी है, टोटल 6 लाइबिलिटी दे रखी है, इनको इग्नोर कर देना। कौन कौन सी? एक तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेनी आपको,
एक रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेने, एक डिविडेंड नहीं लेना, एक प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, एक प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी नहीं लेना और एक कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं लेना। क्या क्या नहीं लेना? उस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी की बैलेंस शीट में अगर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है उसको नहीं लेना, रिजर्व्स एंड सरप्लस को नहीं लेना, डिविडेंड को नहीं लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी नहीं लेना और कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं लेना। और बाकी लायबिलिटीज की क्या लेनी है? बुक वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। ये आ गया ए प्लस बी माइनस एल। डिवाइड कर देंगे उस कंपनी की जो भी टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसे डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे जितने पेड अप वैल्यू के शेयर्स ट्रस्ट ने ऐड कर रखे हैं उसे इनटू कर देंगे, उससे इनटू कर देंगे। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में आपको होल्डिंग डायरेक्ट बता देता है कि ट्रस्ट ने 20% होल्डिंग है कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 20% होल्डिंग है, तो क्या करोगे? ए प्लस बी माइनस एल इंटू 20% डायरेक्टली कर दो। फिर आपको डिवाइड पीई इंटू पीवी नहीं करना, डिवाइड पीई इंटू पीवी नहीं करना, ए प्लस बी माइनस एल इंटू डायरेक्टली परसेंटेज से इंटू कर दो, डायरेक्टली इंटू परसेंटेज से कर दो। लेकिन अगर पेड अप कैपिटल दे रखी है तो डिवाइड करेंगे टोटल पेड अप कैपिटल इनटू पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय ट्रस्ट। इस अकॉर्डिंग आपकी अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मान लो ट्रस्ट ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है, लैंड या बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड या बिल्डिंग। तो लैंड या बिल्डिंग की क्या वैल्यू लोगे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विचेवर जाए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विचेवर जाए। बुक वैल्यू वगैरह इग्नोर कर देना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विचेवर हायर कर देना। और इसके अलावा एनी अदर एसेट, और कोई एसेट है तो और कोई एसेट भी हो सकता है, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में मान लो स्टॉक आ रहा है, डेटर आ रहा है, इसके अलावा ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, उनकी क्या लोगे? उनके लोगे ओपन मार्केट वैल्यू। क्या लोगे? ओपन मार्केट वैल्यू। एक बात ध्यान रखना, कैश और बैंक जो होते हैं इनकी बुक वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू सेम ही होती है। ऐसा नहीं होता कि कैश की ओपन मार्केट वैल्यू अलग हो, बुक वैल्यू अलग हो, वो बिल्कुल सेम होती है। कैश और बैंक की ओपन मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम ही होती है, ये बात और ध्यान रखना। तो उनकी बुक वैल्यू देखा वही लेना, वही क्या होती है? ओपन मार्केट वैल्यू होती है, अलग नहीं होती उनकी बुक वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू सेम होती है कैश और बैंक की। अब ये तो अपन ने ले ली ट्रस्ट की एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू तो निकाल ली ट्रस्ट की। अब ट्रस्ट की एसेट्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने, अब ट्रस्ट की लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपन क्या करते हैं? एग्रीगेट एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्ट, ये आती है एक्रेडिटेड इनकम। तो लायबिलिटीज की वैल्यू क्या लोगे? तो लायबिलिटीज की क्या वैल्यू लेनी है आपको? वैल्यूएशन डेट की, वैल्यूएशन डेट की आपको बुक वैल्यू लेनी है। वैल्यूएशन डेट की क्या लेनी है? बुक वैल्यू। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी आ रही है उनकी वैल्यूएशन डेट की बुक वैल्यू लेनी है। लायबिलिटीज की क्या लेनी है? बुक वैल्यू। लेकिन कुछ लायबिलिटी बता रही है, टोटल 5 लायबिलिटी, 5 लायबिलिटी बता रही है जो इग्नोर करनी है। कौन कौन सी? अगर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में क्या है? कॉर्पस कैपिटल अक्यूमुलेटेड फंड, कॉर्पस कैपिटल अक्यूमुलेटेड फंड इग्नोर कर देना, रिजर्व्स एंड सरप्लस इग्नोर कर देना, प्रोविजन फॉर टैक्स इग्नोर कर देना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी इग्नोर कर देना और प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी इग्नोर कर देना। क्या इग्नोर कर देना? कॉर्पस कैपिटल अक्यूमुलेटेड फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस इग्नोर कर देना, प्रोविजन फॉर टैक्स इग्नोर कर देना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी इग्नोर कर देना और कंटीजेंट लायबिलिटी आपको इग्नोर करनी है। ये लायबिलिटी आपको इग्नोर करनी है, ये नहीं लेनी है। इसके बाद अदर पॉइंट दे रखे हैं, जो फालतू पॉइंट दे रखे हैं। क्या बता रखा है? एक तो एग्जिट टैक्स जो पे करना है ट्रस्ट को, ये नॉर्मल टैक्स से एडिशन होगा। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट अपना नॉर्मल टैक्स से सेट ऑफ कर लेगा। ट्रस्ट ने मान लो अर्लियर ईयर्स में नॉर्मल टैक्स दे रखा है पहले से 8-10 लाख का, तो सेट ऑफ नहीं कर सकता वो। ये नॉर्मल टैक्स की एडिशन है, ये एक्स्ट्रा टैक्स है। एग्जिट टैक्स एकदम अलग टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है। अब एग्जिट टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना है, ट्रस्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 14 डेज में पेमेंट करना है। जैसे बाईबैक का टैक्स पेमेंट होता है ना, सेम टू सेम ये भी 14 डेज में पेमेंट करना है। 14 डेज काउंट कहाँ से करोगे? तो यहाँ देखो 3 केस है। पहला, अगर ट्रस्ट का कन्वर्जन हो जाता है नॉन एलिजिबल फॉर्म में, या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो ये केस ले लो। दूसरा, ट्रस्ट ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है, एप्लीकेशन करता है, वो सीआईटी उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, ये केस ले लो। एक तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो वो क्या कर सकता है? ट्रस्ट सीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटीटी में अपील कर सकता है। तो मान लो ट्रस्ट ने आईटीटी में अपील कर दी, आईटीटी ने अपना फैसला सुना दिया ट्रस्ट के अगेंस्ट में, तो जैसे ही आईटीटी का ऑर्डर रिसीव हुआ, जैसे आईटीटी का ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 14 डेज के अंदर ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा केस, मान लो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या ट्रस्ट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया मॉडिफाई वाला, तो अब ट्रस्ट आईटीटी में जा सकता था, लेकिन ट्रस्ट आईटीटी में गया नहीं, और आईटीटी में जाने का टाइम पीरियड होता है 60 डेज का, वो एक्सपायर हो गया। आईटीटी में जाने का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 डेज का, और 60 डेज एक्सपायर हो गए। तो जैसे ही 60 डेज एक्सपायर हो गए उसके 14 डेज के अंदर एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा केस, ट्रस्ट ने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई किया और फ्रेश सजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, फ्रेश सजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया प्रीवियस ईयर में, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर का एंड हुआ उसके 14 डेज में एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगला मर्जर वाला केस था, तो मर्जर वाली डेट से 14 डेज में एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर डिजोल्यूशन वाला केस था, डिजोल्यूशन में केस में क्या करना पड़ता है? जिस मंथ में डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 मंथ में एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं दूसरे ट्रस्ट को। मान लो 12 मंथ का पीरियड एक्सपायर हो गया, तो जैसे ही 12 मंथ का पीरियड एक्सपायर हुआ उसके बाद से 14 डेज के अंदर एग्जिट टैक्स का पेमेंट ट्रस्ट को करना पड़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये था पेमेंट करने की डेट। अब इसके बाद अगर एग्जिट टैक्स का पेमेंट ट्रस्ट गवर्नमेंट को 14 डेज के अंदर नहीं करता, तो ट्रस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कैसे लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से लगेगा। जितना टैक्स
ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। वो कब से लगेगा? जैसे ही 14 डेज खत्म हो जाएंगे, मतलब 15 डेज से लगेगा, और जिस दिन ट्रस्ट एक्चुअल में जमा करवाएगा, जिस दिन ट्रस्ट एक्चुअल में एग्जिट टैक्स जमा करवाएगा उस दिन तक लगेगा। 15 डेज से जिस दिन एक्चुअल में जमा करवाएगा उस दिन तक लगेगा। इसके बाद बता रखा है अगर ट्रस्ट 14 डेज के अंदर अंदर एग्जिट टैक्स का पेमेंट नहीं करता तो ट्रस्टी को और ट्रस्ट का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उनको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा, और असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा तो कोई अवार्ड नहीं मिलेगा बल्कि पेनल्टी वगैरह और लग जाएंगी। ये था एग्जिट टैक्स का पूरा कंसेप्ट जो अपन ने इसमें देख लिया। अब अपन देखते हैं टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक छोटा सा टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसका एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं। ये सेक्शन 13A में बता रखा है। तो पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, सबकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। 5 कंडीशन दे रखी है, सेटिस्फाई हो जाती है तो इनकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लगभग सारी इनकम। एक इनकम को छोड़ के अभी पता चल जाएगा कौन सी। तो अगर ये बुक्स मेंटेन करती हैं, दूसरा बुक्स का ऑडिट करवाती हैं, तीसरा कंडीशन क्या है, आरओआई अपनी ड्यू डेट तक फाइल कर देती है। चौथी कंडीशन क्या है, अगर इनको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब इनको डोनेशन मिलता है 20,000 से ज़्यादा का, 20,000 से ज़्यादा का डोनेशन मिलता है तो ये रिकॉर्ड रखती है। रिकॉर्ड में क्या रखती हैं, इस बंदे ने डोनेशन दिया उसका नाम और पता, उसका नाम और पता। इसके अलावा अगर इनको डोनेशन 2,000 से ज़्यादा का मिलती है तो कैसे रिसीव करती हैं, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। कैसे रिसीव करती हैं, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से अगर रिसीव करती हैं तो इनकी काफ़ी सारी इनकम एग्जिट हो जाएंगी। कौन कौन सी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जिट हो जाएगी, कैपिटल गेन की इनकम एग्जिट हो जाएगी, अदर सोर्स की इनकम एग्जिट हो जाएगी, और जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो डोनेशन मिला वो भी पूरा का पूरा एग्जिट हो जाएगा। ये सारी इनकम इनकी फुल्ली एग्जिट हो जाएंगी। हाँ, इनकी पीजीबीपी की इनकम है, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी, वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी कंडीशन है, 5 कंडीशन। बुक्स वाली कंडीशन एक बुक्स की ऑडिट करवानी है, एक आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करनी है, अगर डोनेशन 20,000 से ज़्यादा का मिलता है तो उसका रिकॉर्ड रखना है, और अगर डोनेशन 2,000 से ज़्यादा का ये एक्सेप्ट करते हैं तो कैसे एक्सेप्ट करें, ओनली अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड से एक्सेप्ट करें। 2,000 तक कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन 2,000 से ज़्यादा का अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और इलेक्ट्रल बॉन्ड से एक्सेप्ट करें। मान लो इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, मान लो उसने बुक्स मेंटेन नहीं करी, या बुक्स की ऑडिट नहीं करवाई, या आरओआई ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, या किसी से 20,000 से ज़्यादा का डोनेशन मिला उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, या 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन मान लो उसने कैश में रिसीव कर लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी ने मिस्टर ए से 5,000 रुपीज़ कैश में रिसीव कर लिया, क्या होगा, आप क्या करना, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर देना। इसके लिए इस वाले पॉइंट के लिए क्या है, मिक्स व्यू है। मिक्स व्यू मतलब आप चाहो तो या तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, या जो वॉल्यूशन वाला पार्ट है, खाली जो वॉल्यूशन वाला पार्ट है वो टैक्सेबल कर दो। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने 5,000 रुपीज़ एक जने से कैश में रिसीव कर लिए तो 5,000 रुपीज़ वो टैक्सेबल कर दो, बाकी जैसा जैसा उसको एग्जामेशन मिलता है वो दे दो। तो दोनों व्यू हैं, लेकिन आप तो क्या करना, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर देना। इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, फर्स्ट अल्टरनेटिव में तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल कर देता है, और सेकंड अल्टरनेटिव में क्या करता है, जो वॉल्यूशन वाला पार्ट है वो टैक्सेबल करता है। तो कैसे भी कर सकते हो वैसे, लेकिन बेटर क्या रहेगा, आप जैसे भी एक कंडीशन वैलिड हुई सारी की सारी इनकम पॉलिटिकल पार्टी की टैक्सेबल कर देना। जो भी इनकम होती है सारी की सारी आप टैक्सेबल कर देना। अगला बता रखा है सेक्शन 13B, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब आप बोलोगे इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं, देखो ये एक बिचौलिए होते हैं। ये क्या करते हैं, लोगों से डोनेशन रिसीव करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी और लोगों के बीच में क्या होते हैं, पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी के बीच के बिचौलिए होते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। इनको सीबीडीटी अप्रूव करता है, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, निगरानी रखता है इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर। इंडिया में लगभग 26 हैं ये इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो ये लोगों से डोनेशन रिसीव करते हैं और डोनेशन को पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनकी जो मेन इनकम होती है वो डोनेशन की होती है, इनको डोनेशन मिलता है लोगों से, और कभी कभी इनकी अदर इनकम हो जाती है इंटरेस्ट की इनकम। कैसे हो जाती है, ये जो डोनेशन मिलता है उसकी एफडी करवा देते हैं, एफडी करवा देते हैं तो इनको ब्याज वगैरह मिल जाता है। तो इनको मेन इनकम डोनेशन की या इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है, मेन इनकम इनकी डोनेशन की होती है। अब इसमें बता रखा है सेक्शन 13 में कि इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी डोनेशन मिलेगा, डोनेशन मतलब वॉलंटरी डोनेशन जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर ये क्या करते हैं, जो भी इनको डोनेशन मिला उसका कम से कम 95% ये पॉलिटिकल पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो इलेक्टोरल ट्रस्ट को करंट ईयर में 1 करोड़ का डोनेशन मिला तो 1 करोड़ का 95% मतलब 95 लाख, कम से कम 95 लाख अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इनका डोनेशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कम से कम 95% इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, वो पॉइंट क्या है, 95% ऑफ एग्रीगेट डोनेशन ऑफ करंट ईयर अलोंग विद सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स, अलोंग विद सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब समझो आप, मान लो प्रीवियस ईयर 2021 में डोनेशन रिसीव हुआ था इलेक्टोरल ट्रस्ट को 1 करोड़ का, और ये डोनेशन रिसीव हुआ था, डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने, मान लो 95 लाख का किया प्रीवियस ईयर 2021 में, 95 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 95% कर दिया और डिडक्शन ले लिया, एग्जिबिशन ले लिया 2021, लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो बैलेंस कितना था, बैलेंस इसके पास बच गया 5 लाख का, किसके पास,
इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास। अब करंट ईयर में 21-22 में भी इसको 1 करोड़ का डोनेशन रिसीव हुआ, 1 करोड़ का। अब करंट ईयर में अगर इसको एग्जेम्पशन चाहिए, डोनेशन को इसको एग्जेम्प्ट करवाना, तो क्या करना पड़ेगा इसको, एक तो 1 करोड़ प्लस पहले का जो बैलेंस बचा हुआ है, पहले का जो बैलेंस ये उठा के लेके आया, पहले का जो डोनेशन का बैलेंस उठा के लेके आया, उसको ऐड करना है। और इनके टोटल का 95%, इसके टोटल का 95% क्या करना है, 1 करोड़ 5 लाख का 95% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर इसको बेनिफिट चाहिए तो। ये बोल रखा है। तो एक तो करंट ईयर का डोनेशन प्लस पहले का जो बैलेंस है, एक तरीके से क्यूमुलेटिव बैलेंस लेंगे। करंट ईयर का डोनेशन प्लस पहले का जो बैलेंस उठा के लेके आया, पहले का जो बैलेंस डोनेशन का बैलेंस उठा के लेके आया, उन दोनों का टोटल का 95% डिस्ट्रीब्यूट करना है। तब जाके इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी डोनेशन की इनकम में से। डोनेशन की इनकम में से क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आगे बता रखा है इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर अदर इनकम होती है, अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट की इनकम मैंने बोली थी कि अगर वो डोनेशन को बैंक वगैरह में एफडी करवा देते हैं तो इंटरेस्ट की इनकम होती है। तो इंटरेस्ट की इनकम क्या होगी इनकी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। अदर इनकम इनकी फुल्ली टैक्सेबल होती है। अब इसके बाद इसमें बता रखा है इलेक्टोरल ट्रस्ट जो हो सकते हैं वो डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओनली अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। वो कैश वगैरह में डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा इलेक्टोरल ट्रस्ट जो डोनेशन रिसीव कर सकते हैं वो या तो इंडियन सिटीजन से रिसीव कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन मतलब कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है, चाहे रेजिडेंट कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडियन कंपनी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरा, कोई फर्म है, एचयूएफ है, एओपी बीवाई है, जो इंडिया के रेजिडेंट है, फर्म एचयूएफ एओपी बीवाई जो इंडिया के रेजिडेंट है, उससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तरह के इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होते हैं वो डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते 5 लोगों से। पहला, कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, जैसे अक्षय कुमार है, कनाडा का सिटीजन है, उससे ये डोनेशन नहीं ले सकते, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, फॉरेन एंटिटी से डोनेशन नहीं ले सकते। फॉरेन एंटिटी मतलब फॉरेन की कोई फर्म है, फॉरेन की कोई कंपनी है, उससे डोनेशन नहीं ले सकते। किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकते, किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से ये डोनेशन नहीं ले सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी से ये डोनेशन नहीं ले सकते। इसके अलावा फॉरेन सोर्स, फॉरेन की फंडिंग नहीं ले सकते, फॉरेन के सोर्स से डोनेशन नहीं ले सकते। क्योंकि फॉरेन में देखो क्या करते हैं लोग, फॉरेन वाले जो लोग होते हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया में फंडिंग करते हैं और इंडिया में दंगे करवाते हैं या इंडिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या एजेंडा चलाते हैं। तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते, फॉरेन की फंडिंग नहीं ले सकते। उसको रोकने के लिए ये सब दे रखा है। अब टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट सेक्शन 13 भी अपन ने देख लिया और ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में सबसे मेन 2 चीज़ें थी, एक तो ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालना और एक ट्रस्ट का एग्जिट टैक्स। उनको आप अच्छे से कर लेना, बार बार उसको सुन लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। क्लास में मैंने टोटल क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, टोटल क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा के टोटल क्वेश्चन करवाए थे, टोटल इनकम वाले भी, एग्जिट टैक्स वाले भी, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो सारे अपन ने देख लिए थे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।